जरा सोचिए, कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई इंसान एक ऐसा सही काम कर रहा हो, मतलब एक ऐसा नैतिक कदम उठा रहा हो जिसके लिए पूरा का पूरा समाज ही उसके खिलाफ हो जाए। बहुत ही डरावनी स्थिति है ये। बिल्कुल। बात यहाँ तक पहुँच जाए कि घर का पानी पीना तक बंद कर दिया जाए, कोई बात करने को तैयार ना हो और पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। हाँ, जिसे हम हुक्का पानी बंद होना कहते हैं। सही कहा। अक्सर तो यही माना जाता है ना कि सही का साथ देने पर समाज पीठ थपथपाता है। लेकिन आज के इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत है वे इंसान को सच में झकझोर कर रख देते हैं। और ये स्रोत किसी आम खबर से नहीं है, बल्कि साहित्य की एक बेहद शक्तिशाली क्लासिक कहानी के अंश हैं। हाँ, और आज हमारा मिशन यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब समाज का सबसे क्रूर और असल चेहरा सामने आता है तो इंसान कैसे टूटता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वो कैसे लड़ता है। बिल्कुल। तो जो संदर्भ आज हमारे पास है वो होरी और धनिया के परिवार का है। हाँ, उनका बेटा गोबर। जी, गोबर गांव की ही एक विधवा लड़की झुनिया को गर्भवती करके भाग गया है। अब बेचारी झुनिया के पास कोई आसरा नहीं है। तो ऐसे में होरी और धनिया उसे अपने घर में पनाह देते हैं और बस इसी बात पर पूरे गांव ने इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। देखिए, ये स्थिति समाज की उस गहरी संरचना को बेनकाब करती है जिसे हम बिरादरीय समुदाय कहते हैं। स्रोत में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि गांव के लोग होरी के परिवार को जाति से बाहर कर चुके हैं। कोई उनके हाथ का खाना नहीं खाता, होरी को काम मिलना बंद हो गया है। और यहाँ सबसे बड़ा डर जो होरी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है वो ये है कि उसकी जवान बेटियों की शादी कैसे होगी। बाप रे, मतलब ये सिर्फ एक नियम टूटने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक अस्तित्व का संकट है। ये उस बिरादरी का खौफ है जो इंसान की नसों में, उसके रोम रोम में बसा हुआ है। और ये खौफ इतना असली है कि इंसान अंदर से कांपने लगता है। इसे समझने के लिए अगर आज के आधुनिक संदर्भ की बात करूं तो मैं इसे कैंसिल कल्चर कहूंगी। कैंसिल कल्चर, हाँ, दिलचस्प तुलना है ना? लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। इंटरनेट वाले कैंसिल कल्चर में किसी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया जाता है, जिससे शायद उसकी छवि या स्टेटस को ठेस पहुंचती है। सही बात है। लेकिन यहाँ तो 1930 के दशक के ग्रामीण भारत की बात हो रही है। ये असल जिंदगी का कैंसिल कल्चर है। यहाँ आपके पानी पीने के हक को अनफॉलो कर दिया गया है। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा। बिल्कुल, ये सीधा सीधा सर्वाइवल यानी जीवित रहने का मसला है। मैं सहमत हूँ। आधुनिक कैंसल कल्चर में इंसान अपना फोन बंद करके उस दुनिया से कट सकता है, लेकिन जिस दौर और समाज की बात यहाँ हो रही है वहाँ बिरादरी ही पूरी दुनिया है। हाँ, उससे कटने का मतलब तो सामाजिक और आर्थिक मौत है। एकदम सही कहा। और इसी भारी दबाव के बीच एक ऐसा किरदार उभर कर आता है जो इस पूरी व्यवस्था के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, और वो है धनिया। धनिया, क्या मजबूत किरदार है। बिल्कुल। होरी जहां डर के मारे सिकुड़ रहा है, वहीं धनिया झुनिया को घर से निकालने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। स्रोत में उसके लिए चंडी रूप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं यही सोच रही थी कि ये चंडी रूप आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ उसका गुस्सा है? नहीं, सिर्फ गुस्सा नहीं कह सकते इसे। क्योंकि एक तरफ तो वो झुनिया पर भड़क भी रही है और दूसरी तरफ उसे घर से निकाल भी नहीं रही। मुझे यहाँ धनिया का मनोविज्ञान समझना है। वो इतनी निडर कैसे हो सकती है जब पूरा गांव उनके खून का प्यासा हो रहा है? देखिए, धनिया का ये चंडी रूप दरअसल केवल गुस्सा नहीं है, बल्कि उसके भीतर की गहरी करुणा और अचूक तार्किकता का मिलाजुला रूप है। तार्किकता कैसे? इसे इस तरह देखिए, होरी समाज की अमूर्त अवधारणाओं, परंपराओं और नियमों को देखता है, लेकिन धनिया बेहद व्यावहारिक है। वो एक माँ है। हाँ, वो समझती है दर्द। बिल्कुल। वो जानती है कि झुनिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उनके ही बेटे का अंश है, उनके अपने खून का टुकड़ा है। सही बात है। वो बार बार खुद से ये सवाल करती है कि उस असहाय लड़की को इस हालत में सड़क पर, कुएं में या नदी में डूब मरने के लिए कैसे धकेल दे। धनिया का यथार्थवाद बिरादरी के खोखले आदर्शवाद पर भारी पड़ता है। मतलब उसे हकीकत पता है। हाँ, उसे पता है कि जो गांव वाले आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं वो मुसीबत के समय कभी मदद करने नहीं आएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव का दृश्य मुझे याद आ रहा है। धनिया पंडित दाता दीन से टकराती है। ओहो, वो दृश्य तो कमाल का है। दाता दीन ताना मारते हैं कि ऐसी कुल्टा को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे निकाल फेंकना चाहिए। बहुत ही कड़वी बात कहते हैं वो। बिल्कुल। और धनिया अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। वो अपना गुस्सा घर के कामों पर निकालती है, बर्तनों को पटकती है, लेकिन झुनिया को बेसहारा नहीं छोड़ती। यही उसकी असली ताकत है।
हाँ। हाँ। और ये दृश्य पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे किसी भ्रष्ट कॉर्पोरेट कंपनी का कोई ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा हो जो नैतिकता के नाम पर अपने सबसे गरीब कर्मचारी का घर नीलाम करने का बहाना ढूंढ रहा हो। क्या बात है, ये तुलना बहुत सटीक है। ये पूरा का पूरा तंत्र जिसे पंचायत कहा जा रहा है, दरअसल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सटॉर्शन यानी संस्थागत जबरदस्ती वसूली का एक बेहतरीन उदाहरण है। संस्थागत जबरदस्ती बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए। जब होरी को सजा देने के लिए पंचायत बैठती है तो वे लोग कौन है जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं? वही तो मुझे जानना है। ये गांव के वे 4 रसूखदार लोग हैं जो खुद को धर्म और मर्यादा का रक्षक मानते हैं। पंडित दातादीन, पटवारी पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह और नोखेराम। लेकिन जब हम स्रोतों में इनके व्यक्तिगत जीवन के पन्नों को पलटते हैं तो इस पूरी न्याय प्रणाली का नंगा सच सामने आ जाता है। अरे हाँ, मैंने स्रोतों में इन तथाकथित न्यायाधीशों के बारे में पढ़ा। मैं सोच रही थी कि ये लोग किस मुंह से होरी को नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल, इनके अपने चरित्र तो देखिए। पंडित दातादीन का ही उदाहरण ले लीजिए। वे होरी को धर्म और कुल की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरा गांव जानता है कि उनका अपना लड़का मातादीन खुद एक नीची जाति की महिला के साथ रहता है। इसे समाजशास्त्र में हम मॉरल लाइसेंसिंग कह सकते हैं। मोरल लाइसेंसिंग, थोड़ा समझाएंगे इसे? देखिए, दातादीन तिलक लगाते हैं, पोथी पत्रा बाजते हैं और रोज पूजा पाठ करते हैं। हाँ। तो समाज ये मान लेता है कि चूंकि वे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं इसलिए उनके सारे पाप धुल गए हैं। धर्म का यह आवरण उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अच्छा, मतलब धर्म की आड़ में कुछ भी करो। एकदम सही। वे नियम तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास उस नियम को तोड़ने की धार्मिक फीस चुकाने की हैसियत है। होरी के पास वो हैसियत नहीं है। मतलब अनुष्ठान कर लिया तो सारे गुनाह माफ। ये तो बहुत ही सुविधाजनक व्यवस्था है। और ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं, पटवारी पटेश्वरी को ही देख लीजिए। हाँ, उनका तो अलग ही हिसाब है। ये महाशय तो अपने सरकारी ओहदे का पूरा फायदा उठाते हैं। खेतों में बेगार करवाते हैं, मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती किसानों से काम करवाते हैं। और सिंचाई भी मुफ्त में करवाते हैं। बिल्कुल। असामियों को आपस में लड़ाकर पैसे ऐंठते हैं और पुलिस और सरकारी अफसरों को रिश्वत के रूप में किसानों की मेहनत की फसलें भेंट करते हैं। लेकिन गांव में सबसे बड़े पुण्यात्मा यही बने फिरते हैं। यही तो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन है, जहां परंपरा और नियमों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एकदम सही कहा। झिंगुरी सिंह का मामला तो और भी ज्यादा स्पष्ट करता है कि नियम किसके लिए बनाए गए हैं। अरे हाँ, झिंगुरी सिंह। उनकी उम्र 50 के लगभग है और जब 2 पत्नियों से संतान नहीं हुई तो उन्होंने तीसरा ब्याह कर डाला। बाप रे, 50 की उम्र में? अब घर में 2 जवान पत्नियां हैं जिन पर उन्होंने कठोर पर्दा प्रथा लागू कर रखी है। समाज के सामने वे एक आदर्श और सख्त पति की छवि पेश करते हैं, जबकि उनके घर के अंदर के विवाद पूरे गांव में चर्चा का विषय है। बिल्कुल, पर चूंकि वे एक रसूखदार महाजन हैं इसलिए समाज घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी हमें क्या खबर, बस यही रवैया अपना लेता है। और नोखेराम, जो सुबह उठकर घंटों राम नाम जपते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, लेकिन जैसे ही पूजा से उठते हैं उनका व्यवहार इतना क्रूर हो जाता है कि इंसानियत कांप उठे। हाँ, जमींदार के कारकुन है ना। तो इन सब के चरित्रों को देखकर मेरे मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या ये लोग सच में धर्म या मर्यादा की परवाह करते हैं, या ये पंचायत सिर्फ ताकत का एक नंगा नाच है? मैं कहूंगा कि ये पूरी तरह से सत्ता और शक्ति यानी पावर डायनामिक्स का खेल है। किसी भी सामंती या असमान समाज में नियम, कानून और नैतिकता सिर्फ और सिर्फ कमजोरों को नियंत्रण में रखने के लिए होते हैं। मतलब अमीरों के लिए कोई नियम नहीं? अमीर और ताकतवर लोग अपने लिए समाज के नियम खुद तय करते हैं या फिर उसे अपने पैसे और रसूख से खरीद लेते हैं। जब ये पंचायत बैठती है तो इनमें से किसी को भी होरी के कुल या गांव की पवित्रता की कोई चिंता नहीं होती। तो फिर मकसद क्या है इनका? वे केवल इस मौके का फायदा उठाकर उस गरीब किसान को और गहराई में धकेलना चाहते हैं ताकि उनका आर्थिक नियंत्रण और उनकी सत्ता कायम रहे। और ये बात पंचायत के फैसले से बिल्कुल साबित हो जाती है। जब फैसला आता है तो होरी पर 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज का दान यानी जुर्माना लगाया जाता है। हाँ, 100 रुपए और 30 मन अनाज। 100 रुपए और 30 मन अनाज, ये सुनकर ही होश उड़ जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उस दौर में एक छोटे से किसान के लिए इस 30 मन अनाज और 100 रुपए का असल मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक सजा है? नहीं, ये सजा नहीं है, ये एक आर्थिक मृत्युदंड है। आर्थिक मृत्युदंड? जी, इसे ऐसे समझिए, एक मन में लगभग 40 किलो होते हैं। ओके। तो 30 मन का मतलब हुआ लगभग 1200 किलो अनाज। 1200 किलो? बाप रे। हाँ,
होरी जैसे सीमांत किसान के लिए जो बमुश्किल अपने परिवार का पेट पाल पाता है, 1200 किलो अनाज और ऊपर से 100 रुपए नकद जुटाना असंभव है। बिल्कुल असंभव है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसे अपना घर, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या साहूकार से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ेगा। एक बार वो इस कर्ज के जाल में फंस गया तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी साहूकारों के गुलाम बनकर रह जाएंगी। ये तो बहुत ही भयानक साजिश है। ये न्याय के नाम पर एक इंसान को हमेशा के लिए आर्थिक रूप से अपाहिज कर देने का तरीका है। मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हाँ, पूछिए। होरी अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों का निवाला छीनते हुए देख रहा है। उसे पता है कि ये सजा उसे बर्बाद कर देगी, तो वो बगावत क्यों नहीं करता? ये एक बड़ा सवाल है। वो ये सब चुपचाप क्यों स्वीकार कर रहा है? वो धनिया को डांटता है और कहता है कि पंच में परमेश्वर रहते हैं। मतलब पंचायत जो बोलती है वो ईश्वर की आवाज है। क्या वो सच में इतना अंधा है या कोई गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव है जो उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है? मैं कहूंगा कि ये उस गहरे कंडीशनिंग या ब्रेन वॉशिंग का परिणाम है जो सदियों से चली आ रही है। होरी अंधा नहीं है, वो वैचारिक रूप से गुलाम है। वैचारिक रूप से गुलाम। होरी के लिए बिरादरी कोई भारी चीज नहीं है, वो उसके अस्तित्व का केंद्र है। बिरादरी से कटकर जीवन जीने की कल्पना उसके लिए मौत से भी ज्यादा भयानक है। मतलब समाज ही सब कुछ है उसके लिए। बिल्कुल। जब इंसान पीढ़ियों से ये सुनता आ रहा हो कि समाज से बड़ा कोई नहीं और पंच ही परमेश्वर हैं, तो वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय को भी अपना भाग्य मान लेता है। कितनी अजीब बात है ना। होरी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि जिन पंचों को वो भगवान का दर्जा देता है वे भ्रष्ट और स्वार्थी हो सकते हैं। ये उसकी वैचारिक हार है। लेकिन धनिया के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। धनिया का जो विद्रोह है वो इस पूरी कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स है। हाँ, धनिया तो हार नहीं मानती। धनिया पूरे भरे समाज में उन शक्तिशाली पंचों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें राक्षस कहती है, पक्के राक्षस। और उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। और जब होरी अनाज की टोकरी सिर पर उठाने लगता है तो धनिया दौड़कर दोनों हाथों से उस टोकरी को पकड़ लेती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है उसे रोकने के लिए। ये दृश्य सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, ये दो अलग अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव है। धनिया समाज की इस पूरी न्याय प्रणाली के पीछे छिपे हुए आर्थिक शोषण को बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रही है। वो जानती है कि ये धर्म, मर्यादा या बिरादरी का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? ये महज एक गरीब को लूटने का, उसकी जमीन और जायदाद हड़पने का एक हथकंडा है। सही कहा। धनिया सीधे सीधे पूछती है कि अगर ये सारा अनाज उठाकर दे दिया तो घर के बच्चे क्या खाएंगे? क्या ये पंच उनके बच्चों का पेट भरेंगे? जो कि बहुत ही तार्किक सवाल है। ये बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है, क्योंकि यहाँ एक तरफ वो आदमी है जो परंपराओं, अंधविश्वास और समाज के डर के आगे घुटने टेक चुका है, और दूसरी तरफ वो औरत है जो किसी भी अमूर्त भगवान या पंचायती न्याय से ज्यादा अपने बच्चों की भूख को हकीकत मानती है। धनिया मात्र अपने बच्चों के पेट की खातिर पूरी व्यवस्था से लड़ रही है। जब होरी टोकरी ले जाने की जिद करता है तो धनिया कहती है कि अगर वो अनाज ले गया तो वो अपनी जान दे देगी। बाप रे। वो कहती है कि हमने मर मर कर, रात रात भर जाग कर, अपना खून पसीना एक करके ये अनाज पैदा किया है ताकि ये पंच मूंछों पर ताव देकर हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीन लें। क्या बात है। धनिया का ये तर्क इतनी जमीन से जुड़ा हुआ है कि कोई भी दार्शनिक या धर्मगुरु इसका काट नहीं ढूंढ सकता। और ये बात होरी को भी कहीं ना कहीं चुभती है। स्रोत में लिखा है कि होरी सोच में पड़ गया। धनिया की बात में सच्चाई थी। हाँ, वो समझ तो रहा था, लेकिन वो इतना मजबूर और डरा हुआ है कि वो कहता है कि दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं है, जो कुछ बचा है वो ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। धनिया अपनी लड़कियों के साथ मिलकर अनाज अंदर रख लेती है, लेकिन अंततः होरी को वो रास्ता चुनना ही पड़ता है जो शायद पंच शुरू से चाहते थे। जी हाँ। वो अपना घर 80 रुपए में झिंगुरी सिंह के यहाँ रहन यानी गिरवी लग देता है। जुर्माने के 20 रुपए नकद दिए जाते हैं और बाकी का अनाज और भूसा देकर वो जुर्माना चुकाता है। और यहीं आकर कहानी उस सबसे कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम न्याय का भ्रम कह सकते हैं, इल्यूजन ऑफ जस्टिस। इल्यूजन ऑफ जस्टिस। जुर्माने का भुगतान हो गया, घर गिरवी रख दिया गया, लेकिन इसके बाद समाज का जो बर्ताव होता है वो पूरी व्यवस्था की पोल खोल देता है। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। जैसे ही 80 रुपए में घर गिरवी रखा जाता है और पैसे दिए जाते हैं, चमत्कार। चमत्कारी कहेंगे इसे। समाज का सारा गुस्सा, धर्म की सारी चिंताएं, मर्यादा का सारा ठेका, सब कुछ तुरंत शांत हो जाता है। हुक्का खुल जाता है। बिरादरी अचानक से सारे अपराध क्षमा कर देती है। तुरंत। 1 मिनट, मतलब
अगर आपके पास पैसा है तो आप समाज से अपना बहिष्कार खत्म करवा सकते हैं। जो गुनाह कल तक धर्म के खिलाफ था वो आज कुछ रुपयों में माफ हो गया। ये कैसा न्याय है? यही वो बिंदु है जहां ये समझना जरूरी है कि न्याय एक बिकाऊ वस्तु बन चुका है, कमोडिटी बन गया है। बिल्कुल। समाज ने वास्तव में होरी को माफ नहीं किया है, समाज ने उसे आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु बना दिया है। जो न्याय पैसों से खरीदा जा सके वो न्याय नहीं, एक व्यापार है। एक व्यापार है, सही कहा। पंचायत का असली मकसद होरी को सुधारना नहीं था, बल्कि उसे कर्ज के बोझ तले दबाकर अपनी शक्ति और संपत्ति बढ़ाना था। धनिया इस साजिश को बहुत अच्छी तरह समझती है और इसी वजह से धनिया होरी पर भड़कती है। हाँ। वो बहुत ही तीखे शब्दों में कहती है कि आदमी का सीधा होना भी बुरा है, सीधेपन का फल ये होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। वार, बहुत ही कड़वी शब्द है। वो होरी के बिरादरी के प्रति इस अंधे समर्पण पर टूट पड़ती है। वो ताना मारती है कि दे दिया ना बाप दादों की निशानी घर। वो पूछती है कि होरी के मुंह में जबान क्यों नहीं थी कि उन पंचों से पूछता कि तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो। धनिया का ये आक्रोश बिल्कुल जायज है। ये उस आम इंसान का आक्रोश है जो सिस्टम के हाथों लुट चुका है और अपने लोगों को उस सिस्टम के आगे घुटने टेकते हुए देख रहा है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। होरी उसे डांटकर चुप कराने की कोशिश करता है क्योंकि वो अभी भी बिरादरी के उस तिलिस्म से बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन इस पूरे विनाश, इस भारी निराशा और घर छिन जाने की आर्थिक बर्बादी के बीच स्रोतों में कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और मार्मिक मोड़ लेती है। हाँ, एक उम्मीद के किरण। इसी रात जब ये सब तमाशा चल रहा होता है, जब घर गिरवी रखा जा रहा होता है, उसी वक्त दुनिया एक बच्चे को जन्म देती है। जी, एक नए जीवन की शुरुआत, एक लड़के को। और जब होरी, जो अपना सब कुछ गवा चुका है, घर आकर पूछता है कि बच्चा किसको पढ़ाए, तो दुनिया का सारा गुस्सा, सारा तनाव जैसे छूमंतर हो जाता है। यही जीवन की वो अदम्य शक्ति है जो हर क्रूरता पर भारी पड़ती है। धनिया प्रसन्नता से खिल उठती है और कहती है, बिल्कुल गोबर पर पड़ा है, सच। और होरी पूछता है, रिशपुष्ट है? धनिया जवाब देती है, हाँ, अच्छा है। ये दृश्य बहुत गहराई से ये स्थापित करता है कि तमाम सामाजिक प्रताड़नाओं, बहिष्कार और आर्थिक लूट के बावजूद जीवन अपने रास्ते खोज ही लेता है। कितनी खूबसूरत बात है ये। एक नए जीवन का जन्म उन सारी सजाओं, जुर्मानों और बिरादरी के खौफ पर भारी पड़ जाता है। दुनियादारी की सारी कड़वाहट उस छोटे से बच्चे की मौजूदगी के आगे फीकी पड़ जाती है। ये मानवीय संवेदना की सबसे बड़ी जीत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ किसी एक पुराने गांव या कुछ किसानों के बीच हुए विवाद की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर उस ढांचे, हर उस स्ट्रक्चर की कहानी है जहां लोग क्या कहेंगे के डर का इस्तेमाल आम इंसान को कंट्रोल करने, उसे झुकाने और अंततः उसे लूटने के लिए किया जाता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये विश्लेषण हमें सत्ता के उन अदृश्य जालों को देखने की दृष्टि देता है जिन्हें अक्सर परंपरा, धर्म या मर्यादा का नाम देकर समाज पर थोप दिया जाता है। हाँ, वो अदृश्य जाल। धनिया का चरित्र यह सिखाता है कि जब नियम अन्यायपूर्ण हो जाएं, तो बगावत ही एकमात्र मानवीय विकल्प बचता है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। आज भी हमारे आसपास, हमारे दफ्तरों में, हमारे परिवारों में, हमारे सोशल सर्कल्स में कई ऐसी बिरादरियां और समूह हैं जो अपने नियम और शर्तें थोपते हैं। सही कहा। जो ये महसूस कराते हैं कि अगर उनके तय किए हुए साँचे में नहीं ढले तो सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, जिसे आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं इस अदृश्य दबाव के कारण, इस बिरादरी के खौफ के कारण इंसान अपनी उस तार्किक और बेबाक आवाज को तो नहीं दबा रहा जो धनिया की तरह सही और गलत की पहचान कर सकती है। इस पूरी यात्रा के बाद जो एक सबसे बड़ा और झकझोरने वाला विचार सामने आता है वो ये है कि जब तथाकथित नैतिकता की कीमत चंद रुपयों और अनाज के बोरों में चुकाई जा सकती है, तो क्या वो सच में कभी नैतिकता थी? बहुत गहरा सवाल है ये। या वो महज एक ऐसा व्यापार था जिसे समाज का चोला पहना दिया गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यवस्था पर लागू होता है जहां न्याय की कीमत तय की जाती है। और इसी विचार के साथ ये चर्चा अपने अंजाम तक पहुंचती है। जब भी इंसान को समाज डराने की कोशिश करता है, बहिष्कार की धमकी देता है, तो उस दृश्य को जरूर याद किया जाना चाहिए जहां धनिया अनाज की टोकरी पकड़कर अकेले खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए, क्या वो तथाकथित समाज सच में न्याय कर रहा है, या उस न्याय के पीछे उसका कोई अपना निजी स्वार्थ, कोई अपनी जमीन हड़पने की मंशा छिपी है?
क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, पंचों में परमेश्वर का ये भ्रम यूं ही मासूमों को अपना शिकार बनाता रहेगा। तो अगली बार जब लोग क्या कहेंगे का डर सताए, तो याद रहे कि शायद वही सही काम करना और समाज के खिलाफ खड़े होना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत हो। स्वागत है डीप डाइव में। आज की हमारे इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा है। मतलब रात का गहरा अंधेरा हो, हवा में एक अजीब सी सिहरन हो और एक ऐसा खौफ हो जो किसी भी इंसान को अपनों को ही खतरे में धकेलने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर हम ये मानते हैं ना कि इंसान अपने प्यार या अपने परिवार के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। हाँ, फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं। सही कहा। लेकिन जब कोई वास्तविक खतरा, मतलब एकदम प्राण घातक खतरा सामने आकर खड़ा हो जाता है ना, तब हमारा दिमाग एक बिल्कुल ही अलग खेल खेलना शुरू कर देता है। हाँ, और आज हम इसी खेल को समझेंगे। आज का हमारा विषय कोई बोरिंग सिद्धांत नहीं है। हम सीधे इंसानी दिमाग के उन अंधेरे कोनों की पड़ताल कर रहे हैं जहां डर, अपराध बोध और मानवीय रिश्तों के सबसे उलझे हुए विरोधाभास जन्म लेते हैं। बिल्कुल। और आज हम जिन कथांशों का विश्लेषण कर रहे हैं वे मानवीय मनोविज्ञान के एक बेहतरीन केस स्टडी की तरह है। गोबर और उसके जीवन के कुछ बहुत ही उथल-पुथल भरे घंटों के माध्यम से हम समझेंगे कि संकट के समय इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। और ये सफर वाकई मानव व्यवहार की एक बहुत ही सूक्ष्म यात्रा है। मतलब जब हम इन अंशों को खंगालते हैं तो ये सिर्फ एक लड़के के गांव से भागने की घटना नहीं रह जाती। तो फिर क्या बन जाती है? ये इस बात का एकदम सजीव चित्रण बन जाती है कि कैसे अचानक पैदा हुआ तनाव हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, यानी सोचने समझने की प्रक्रिया को पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक तरह से हाँ, ये दिखाता है कि डर से बचने की जो हमारी आदिम प्रवृत्ति होती है, जिसे हम प्राइमर इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो किस तरह इंसान के भीतर अपराध बोध का बीज बोती है और फिर वही अपराध बोध उसे आत्मछलावे के एक बहुत ही जटिल चक्र में फंसा देता है। दृश्य कुछ ऐसा है कि गोबर और एक लड़की है जुनिया। वे दोनों रात के घुप अंधेरे में गांव में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। हाँ, और गोबर का दिमाग इस वक्त एकदम भयानक ओवरड्राइव में है। उसे अपनी माँ धनिया के उग्र स्वभाव का पूरा अंदाजा है। उसके मन में अनगिनत खौफनाक सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि क्या माँ हंगामा कर देगी? बिल्कुल। क्या माँ पूरे गांव को इकट्ठा कर लेगी, गालियों की बौछार कर देगी, या सबसे बुरा, क्या वो गुस्से में आके जहर खा लेगी या घर में ही आग लगा लेगी? और दूसरी तरफ झुनिया की हालत भी तो देखिए। हाँ, वृत्तांत में साफ लिखा है कि उसकी छाती धक धक कर रही है। और ठीक इसी बिंदु पर गोबर जो करता है ना, वो हैरान करने वाला है। वो जुनिया को आगे कर देता है। मानो उसे किसी शेर के पिंजरे में धकेल रहा हो और खुद अंधेरे में एक झोपड़ी के पीछे छिप जाता है। अरे वाह! धनिया का गुस्सा फूटता है, हंगामा होता है, लेकिन अंत में वो जुनिया को घर के अंदर ले जाती है और गोबर वहीं बाहर अंधेरे में खड़ा राहत की सांस लेता है। देखिए, ये जो पल है ना, ये मानव मस्तिष्क की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। लड़ो या भागो। एकदम सही। जब दिमाग को किसी बड़े खतरे का आभास होता है तो हमारा एमिग्डाला, मस्तिष्क का वो हिस्सा जो भावनाओं और डर को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से हावी हो जाता है। तो वो लॉजिक को बंद कर देता है। बिल्कुल। ये मस्तिष्क के तार्किक हिस्से को एक तरह से शट डाउन कर देता है। गोबर के लिए उसकी माँ का क्रोध सिर्फ कोई सामाजिक डर नहीं है। उसे लग रहा है कि ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। तो वो नैतिकता भूल जाता है। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो दिमाग का पहला काम शरीर को बचाना है, ना कि नैतिकता निभाना। इसलिए गोबर का दिमाग फ्लाइट मोड चुनता है, वो खुद को खतरे से बाहर कर लेता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हम यहाँ गोबर के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये तो स्पष्ट है कि उसने जुनिया को खतरे में डाल दिया, लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें, क्या यह सिर्फ विशुद्ध कायरता है? या फिर यह भी तो हो सकता है कि वो अपनी माँ के व्यवहार के पैटर्न को इतनी गहराई से समझता था कि उसे पता था कि अगर वो खुद सामने गया तो आग में घी डल जाएगा। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है ना? क्या उसका छिपना एक तरह की टैक्टिकल या रणनीतिक वापसी नहीं हो सकती ताकि स्थिति कम से कम खराब हो? ये एक बहुत ही सॉलिड तर्क है और इसे हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। गोबर जानता है कि अगर माँ ने पीटना शुरू किया तो वो स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। वो खुद मानता है कि वो जुनिया को बचा नहीं सकता। राइट। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जब हम घटना के तुरंत बाद के उसके व्यवहार का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये रणनीतिक वापसी वाला तर्क कमजोर पड़ने लगता है। वो कैसे?
अगर ये सिर्फ एक सोची समझी रणनीति होती तो मामला शांत होने के बाद जब झुनिया घर के अंदर चली गई थी, गोबर को बाहर आ जाना चाहिए था। अरे हाँ, पर वो तो नहीं आता। बिल्कुल, वो वहीं अंधेरे में छिपा रहता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये कोई रणनीति नहीं थी, बल्कि विशुद्ध भय था, डर था। ये तो सोचने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कायरता के एहसास से एक नए और गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष का जन्म होता है, अपराध बोध यानी गिल्ट। गिल्ट? हाँ, जब एक इंसान अपने ही बनाए हुए आदर्शों पर खरा नहीं उतर पाता, जब उसे अपनी ही कमजोरी का सामना करना पड़ता है, तो वो जो मानसिक पीड़ा महसूस करता है ना, वो किसी बाहरी सजा से ज्यादा भयानक होती है। और शायद यही वो अपराध बोध है जो उसे अगले कदम की ओर धकेलता है, क्योंकि अंधेरे में छिपे रहने के दौरान जहां एक तरफ बाहर खामोशी है, वहीं गोबर के दिमाग में मतलब एक पूरा तूफान चल रहा है। बिल्कुल, वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जैसे ही घर में शांति छाती है, वो बैठे बैठे अपनी भावी योजनाओं का एक ऐसा भव्य ताना बाना बुनने लगता है जो किसी को भी हैरान कर दे। क्या योजना बनाता है वो? वो रातों रात ही फैसला कर लेता है कि वो अभी इसी वक्त पैदल ही लखनऊ जाएगा, जो कि वहां से 20 कोस दूर है। बहुत लंबी दूरी है भाई। बाप रे, इतनी रात को? हाँ, और वो सिर्फ जाने का फैसला नहीं करता, उसके दिमाग में बाकायदा एक पूरी स्प्रेडशीट तैयार हो जाती है। स्प्रेडशीट? मतलब वो हिसाब लगाता है कि शहर में उसे 5-6 आने रोज मिलेंगे। वो खुद को सजा देते हुए सोचता है कि वो मुट्ठी भर चने खाकर सिर्फ 1 आने में अपना गुजारा करेगा और रोज 5 आने बचाएगा। अरे वाह, क्या बात है ना? वो सोचता है महीने में 10 रुपए बचेंगे और साल भर में पूरे 125 रुपए। बिल्कुल, और उसकी ये मानसिक उड़ान यही नहीं रुकती। वो अपनी इस 125 रुपए की काल्पनिक थैली के साथ गांव लौटने का पूरा दृश्य भी अपने दिमाग में रच लेता है। हाँ, वो कल्पना करता है कि वो सीधे अपने पिता के पास जाएगा और कहेगा, तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो, खेती में जान खपाने के सिवा रखा ही क्या है। वो एक मसीहा बनने का सपना देख रहा है। क्या ये मुमकिन है कि उसका दिमाग इस ताज़ा शर्मिंदगी के दर्द को सुन करने के लिए ये ख्याली पुलाव पका रहा हो? ये एनालॉजी इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव डिसोनेंस को दूर करने का एक तरीका या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ईगो डिफेंस मतलब अपने ईगो को बचाना? हाँ, जब इंसान के विचार और उसके असल काम एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत होते हैं। जैसे गोबर खुद को एक मर्द, एक रक्षक मानता है, लेकिन उसने अभी अभी अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़ दिया, तो दिमाग में एक बहुत ही कष्टदायक असंगति पैदा होती है, एक तरह का मानसिक दर्द। बिल्कुल। इस दर्द से बचने के लिए मस्तिष्क तुरंत एक वैकल्पिक वास्तविकता, एक ऑल्टरनेट रियलिटी गढ़ने लगता है। हम इसे मनोवैज्ञानिक क्षतिपूर्ति भी कह सकते हैं। अच्छा, तो वो भरपाई कर रहा है? हाँ, गोबर अपनी वर्तमान की भयानक कमजोरी को भविष्य की एक काल्पनिक ताकत से ढकने की कोशिश कर रहा है। असल में वो रक्षक नहीं बन पाया, तो वो कल्पनाओं में पूरे परिवार का तारणहार बन जाता है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ कल्पना या डिल्यूशन कहकर खारिज कर सकते हैं? आखिर वो सिर्फ सोच ही तो नहीं रहा है, वो सचमुच उस कड़ाके की ठंड में पैदल निकल पड़ता है। ये बात तो है। क्या ये वास्तव में परिवार के प्रति जागी कोई गहरी जिम्मेदारी नहीं हो सकती? क्या एक गलती के बाद इंसान सच में रातों रात बदल नहीं सकता? देखिए, इंसान बदल सकता है और अक्सर गहरे संकट के बाद ही बड़े बदलाव आते हैं, लेकिन गोबर के इस कदम के पीछे की प्रेरणा को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये कोई सुविचारित योजनाबद्ध कदम नहीं है, ये एक प्रतिकार्यात्मक पलायन है, एक रिएक्टिव एस्केप। मतलब वो भाग रहा है? हाँ, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं जा रहा है, वो उस असहज स्थिति और अपनी उस शर्मनाक छवि से भाग रहा है जो उसने अभी अभी देखी है। सही कह रही हैं। जो स्प्रेडशीट वो दिमाग में बना रहा है ना, कि एक आने में लकड़ी और दाल आ जाएगी, वो असल दुनिया की समझ पर आधारित नहीं है। वो एक हताश दिमाग की खुद को तसल्ली देने की कोशिश है कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, वो अपनी टूटी हुई आत्मछवि की मरम्मत कर रहा है। ये एक भ्रम इसलिए है क्योंकि इसमें जमीनी हकीकत है ही नहीं। और भाई, यही जमीनी हकीकत उसे अगली सुबह बहुत बुरी तरह टकराती है। हाँ, असल दुनिया तो कठोर होती है। एकदम। ये ख्यालों की दुनिया से निकलकर असल दुनिया की कठोरता में गिरने जैसा है। जब वो अपराध बोध और बड़े बड़े सपनों के साथ 20 कोस की यात्रा पर निकलता है, तो सुबह होते होते वास्तविकता उसके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। क्योंकि रात भर से कुछ खाया तो है नहीं। बिल्कुल नहीं खाया। अब दिन चढ़ रहा है, भूख
और थकान से उसके पांव लड़खड़ाने लगे। कल्पनाओं में जो 125 रुपये कमाना आसान लग रहा था, वो अब एक एक कदम चलने की जद्दोजहद बन गया है। फिर वो कहाँ रुकता है? सड़क के किनारे वो एक कोलू पर रुकता है जहां गुड़ बन रहा है। वहां वो थोड़ा गुड़ खाता है, पानी पीता है, जिससे उसके शरीर रूपी इंजन को मानो थोड़ा कोयला मिल जाता है। थोड़ी जान में जान आती है। हाँ, लेकिन जैसे ही उसकी शारीरिक थकान थोड़ी कम होती है, उसका सामना सड़क किनारे हो रहे एक अजीबोगरीब ड्रामे से होता है। और यहाँ से ये वृत्तांत मानवीय रिश्तों के एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल। वो एक पेड़ के नीचे एक पति और पत्नी को आपस में हिंसक रूप से झगड़ते हुए देखता है, और ये झगड़ा कोई साधारण कहासुनी नहीं है। क्या हो रहा होता है वहाँ? पति पूरी तरह से उग्र है। वो अपनी पत्नी को धमकाते हुए कह रहा है, मैं तेरा गला काट लूंगा। अरे बाप रे! और पत्नी भी कोई कमजोर नहीं है। वो उतनी दृढ़ता से जमीन पर लौटते हुए चीख रही है, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी, चाहे मेरी बोटी बोटी काट डाल। बहुत ही भयानक स्थिति है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पति उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगता है। आसपास भीड़ है, तमाशेबीन मजे ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। और ठीक इसी पल क्या होता है? हमारे इस थके हारे डरे हुए लड़के, गोबर के अंदर का सोया हुआ हीरो, अचानक जाग उठता है। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है और सीधे बीच बचाव करने पहुंच जाता है। अरे वाह! हाँ, वो उस आदमी से कहता है, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। ये दृश्य ना एक बहुत ही गहरा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। विरोधाभास कैसे? जरा सोचिए, 12 घंटे से भी कम समय पहले यही गोबर अपनी माँ के संभावित गुस्से के डर से अंधेरे में छिप गया था, है ना? हाँ, जुनिया को अकेला छोड़कर। और अब दिन के उजाले में वो एक पूरी तरह से अजनबी और हिंसक व्यक्ति के सामने सीना तानकर खड़ा है। ये तो बहुत अजीब बंजर। यहाँ हमें समझना होगा कि रात में जो खतरा था वो व्यक्तिगत था। उसमें उसकी खुद की इज्जत, परिवार शामिल था। वहां दांव पर बहुत कुछ लगा था। और यहाँ इस अजनबी के सामने गोबर का कोई व्यक्तिगत दांव नहीं है। यहाँ वो एक नैतिक रक्षक की भूमिका निभा सकता है, बिना किसी गहरे भावनात्मक रोखिम के। ये उसके उसी ईगो डिफेंस का एक विस्तार है। अच्छा, तो वो अवचेतन रूप से उस बहादुरी को साबित करने का मौका ढूंढ रहा है जो वो रात में नहीं दिखा पाया था। बिल्कुल, वो अपनी पिछली रात की कायरता का हिसाब यहाँ बराबर करना चाहता है। ये बहुत ही सटीक बात है। लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट आता है ना, वो उसके सारे भ्रमों को एक ही झटके में तोड़ देता है। क्या होता है? गोबर तो सोच रहा था कि वो एक पीड़ित महिला को एक क्रूर राक्षस से बचा रहा है, लेकिन अचानक वो पत्नी जिसे वो बचा रहा था मुड़कर उसी पर झपट पड़ती है। अरे, उसी पर हमला कर देती है। कभी वो मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ, तुमसे मतलब। ये तो बहुत ही अप्रत्याशित है। गोबर इस हमले से पूरी तरह अवाक रह जाता है। वो अपमानित होकर वहां से पीछे हटता है और मनी मन तय कर लेता है कि ये औरत तो मार खाने ही लायक है। अब अगर इसे समझा जाए तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमारा शरीर किसी बीमारी से लड़ रहा हो, और जब हम उसे ठीक करने के लिए बाहर से कोई दवा डालें तो शरीर का इम्यून सिस्टम बीमारी को छोड़कर उस नई दवा पर ही हमला कर दे। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। क्या यहाँ इंसानी रिश्ते भी किसी इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो बाहरी दखल को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं? एकदम सही। समाजशास्त्र में इसे इन ग्रुप बनाम आउट ग्रुप डायनामिक्स कहा जाता है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप। हाँ, ये घटना दर्शाती है कि दो लोगों के आपसी रिश्ते कितने जटिल होते हैं। जब पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे तो वे दो विरोधी पक्ष थे, लेकिन जैसे ही गोबर, जो कि एक आउट ग्रुप या बाहरी व्यक्ति है, उसने दखल दिया तो अचानक उनका समीकरण बदल गया। अच्छा, तो पत्नी के लिए गोबर का आना एक बाहरी हमला था? बिल्कुल, उसके इन ग्रुप यानी उसके वैवाहिक जीवन पर हमला। रिश्ते सिर्फ सफेद और काले नहीं होते। गोबर ने स्थिति को बाहरी चश्मे से देखा, एक क्रूर जालिम और एक बेचारी पीड़िता। लेकिन औरत के लिए वो उसका पति था। हाँ, उसे अपने पति से लड़ने का अधिकार है, लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने पति के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं दे सकती। मतलब बाहरी व्यक्ति के आते वे दोनों एक हो गए। बिल्कुल। और गोबर की प्रतिक्रिया भी देखिए। जो लड़का अभी उस औरत को असहाय पीड़िता मानकर लड़ रहा था, वही एक पल में राय बदल लेता है कि ये औरत तो मार खाने लायक है। हाँ, ये दिखाता है कि हम कितनी जल्दी लोगों पर विक्टिम या विलेन का लेबल लगाते हैं और कितनी जल्दी उसे हटा भी देते हैं। सही कहा। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अपमानित गोबर वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वो झगड़ा करने वाला पति, जिसका नाम कुदई है, वो उसे वापस बुला लेता है। कुदई उसे वापस बुलाता है। ये तो एक और बड़ा झटका है। हाँ, जो आदमी कुछ मिनट पहले अपनी पत्नी का गला काटने की बात कर रहा था, वो अब मुस्कुरा रहा है। अरे बाप रे! कुदई उसे रोकता है और बड़ी शांति से कहता है कि हम दोनों में तो लड़ाई होते होते बची।
वो उल्टा गोबर के साहस की तारीफ करता है कि तुमने ठीक ही कहा, औरत पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। ये तो एकदम ही अलग रूप है। और फिर कुदई अपनी असली परेशानी बताता है। असल में ये सारा गुस्सा किस बात का था? उसकी पत्नी अपनी सास से अलग होना चाहती है और कुदई इस कश्मकश में है कि वो उस माँ को कैसे छोड़ दे जिसने उसे पाला है। बेचारा पिस रहा है दोनों के बीच। हाँ, थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति एक बेकाबू राक्षस नजर आ रहा था, वो अब एक बेहद साधारण और बेबस इंसान लग रहा है। और फिर चूंकि शाम ढलने लगती है, कोदई गोबर को अपने गांव, अपने घर ले जाता है। और घर जाते ही एक और बदलाव आता है ना? बिल्कुल। जब वे उस घर की दहलीज पार करते हैं तो मानव व्यवहार का एक ऐसा रूप सामने आता है जो किसी भी लॉजिक को चुनौती दे सकता है। ये हिस्सा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा विचारणीय है। यहाँ पर मुझे अर्विंग गॉफमैन नाम के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री याद आते हैं। गॉफमैन, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ड्रामेटोलॉजी का सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि मानवीय जीवन एक रंगमंच की तरह है और हम सब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किरदार निभाते हैं। अरे वाह, ये तो इस घटना पर बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, वही पत्नी जो सड़क पर एक बागिन की तरह जमीन पर लोट लोट कर लड़ रही थी, जिसने गोबर को बेइज्जत किया था, वो अचानक एक अत्यंत शर्मीली और संस्कारी गृहिणी में बदल जाती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो लंबा घूंघट निकालकर गोबर के लिए शरबत लाती है। इतना ही नहीं, वो गोबर पे पानी छिड़ककर मजाक भी करती है और कहती है, इतनी ही डांट में डर गए। मतलब पूरी तरह से मेजबान बन गई। एकदम। वो गोबर को नंदोई यानी अपने देवर या जीजा जैसा सम्मान देने लगती है। समझ ही नहीं आता कि कौन सा रूप असली है, सड़क वाली बाघिन या घर वाली मेजबान। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझे ना, तो ये दिखाता है कि कैसे हमारा भौतिक स्थान यानी फिजिकल स्पेस हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। अच्छा, जगह बदलने से व्यवहार बदल जाता है? बिल्कुल। गॉफमैन के सिद्धांत के अनुसार सड़क उनका बैकस्टेज था, जहाँ सामाजिक मर्यादाओं का दबाव कम था, इसलिए उनका जो अंदरूनी तनाव था वो हिंसक रूप से बाहर आ गया। और घर? घर की दहलीज एक फ्रंट स्टेज है। घर में एक अतिथि का आना एक बहुत बड़ा कल्चरल ट्रिगर है। ग्रामीण समाज में अतिथि तो देवता के समान होता है। राइट, अतिथि देवो भवा। हाँ, तो जैसे ही वे दहलीज पार करते हैं, वे पति पत्नी के निजी झगड़े को पीछे छोड़कर मेजबान की भूमिका में आ जाते हैं। वो औरत अब नाराज पत्नी नहीं, घर की गृहिणी है। और गोबर अब कोई भारी दखलंदाज नहीं बल्कि मेहमान है। बिल्कुल। सामाजिक मर्यादा का दबाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह व्यक्तिगत गुस्से को पूरी तरह दबा देता है। ये सब कुछ सच में दिमाग को हिला देने वाला है। अगर हम इस पूरे 24 घंटे के सफर को देखें, एक युवा लड़का जो रात के अंधेरे में डरा हुआ था, वो रातों रात एक झूठे भविष्य की कल्पना करता है। फिर दिन के उजाले में वो एक हिंसक झगड़े में कूद पड़ता है और अंत में उसी अजनबी परिवार के घर में उसे इतना सम्मान मिलता है। डर, बेबसी, झूठी महत्वाकांक्षा और फिर आत्मीयता। ये सब सिर्फ कुछ घंटों में हो जाता है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इंसान कितने जटिल हैं। और इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि हम मानवीय स्वभाव को किसी एक सीधे खांचे में नहीं रख सकते। गोबर कायर भी है और साहसी भी, कोदई एक क्रूर पति भी है और एक लाचार बेटा भी, और उसकी पत्नी सड़क पर बागी तो घर में संस्कारी गृहिणी। परिस्थितियां इंसान के अलग अलग रूपों को बाहर लाती हैं। और यही वो बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल, एक हरकत देखी और लेबल लगा दिया। हाँ, जैसे गोबर ने कोदई को एक राक्षस मान लिया था। लेकिन अगर इंसान का व्यवहार पल पल में इतना बदल सकता है, अगर अंधेरे की कायरता सुबह की महत्वाकांक्षा बन सकती है और हिंसक लड़ाई घर पहुंचते ही आतिथ्य में बदल सकती है, तो क्या हीरो, विलेन या पीड़ित जैसे हमारे ये सीधे साधे लेबल्स असल जिंदगी में पूरी तरह से बेमानी नहीं है? अगर हम सब परिस्थितियों की कठपुतली हैं, तो क्या कोई सच में बुरा है या हम सिर्फ अपनी स्थितियों के हिसाब से प्रतिक्रिया देने वाले जीव मात्र हैं? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। शुक्रिया। एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं जहां मतलब धूल से सने हुए भूखे और कमजोर बूढ़े मजदूर एक मैदान में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें देखने के लिए, मतलब उन पर तालियां बजाने के लिए वीआईपी कुर्सियों पर शहर के सबसे रईस लोग बैठे हैं। हाँ, एकदम। और साथ ही वो लोग भी जो खुद को बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं। अब देखिए, ये किसी डिस्टोपियन फिल्म का सीन नहीं है।
बल्कि हमारे आज के स्रोत सामग्री से निकला एक ऐसा यथार्थ है जो समाज की कड़वी सच्चाई को सीधे चेहरे पर मारता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ एक क्या कहते हैं कबड्डी मैच की कहानी सुनाना नहीं है। तो फिर क्या है? मैं तो यही सोची थी कि हम बस एक मैच का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, उस मैदान के बहाने हमें इंसानी फितरत की 3 परतों को उधेड़ना है। मतलब अमीरों का होकलापन, मजदूरों की बेबसी और बुद्धिजीवियों का गहरा पाखंड। इस कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल जमीन से। गोबर नाम का एक सीधा साधा युवक गांव छोड़कर शहर की तरफ निकलता है। हाँ, और रास्ते में एक बुढ़िया उसे सत्तू और शक्कर देती है और मजाक में उसे घसियारा यानी घास छीलने वाला कहकर पुकारती है। सही बात है। ये छोटी सी घटना उस ग्रामीण आत्मीयता को दर्शाती है जिसे पीछे छोड़कर गोबर लखनऊ के अमीनाबाद बाजार पहुंचता है। और यहाँ जो नजारा है वो उस आत्मीयता के बिल्कुल उलट है, मतलब एकदम अलग। वहां बाजार में मजदूरों की एक भारी भीड़ है ना, राजगीर, बढ़ई, लोहार, बेलदार। बिल्कुल, सब अपने अपने औजार लिए खड़े हैं लेकिन काम किसी के पास नहीं है। अमीनाबाद के इस मजदूर बाजार का चित्रण असल में उस आर्थिक असुरक्षा का सबसे नंगा सच है। सच में ये पढ़कर ये एक हताशा महसूस होती है। और स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उस भीड़ में ज्यादातर लोग बूढ़े और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी है। गोबर के पास तो कोई औजार भी नहीं है। अरे, तो मतलब वो खाली हाथ ही शहर आ गया? हाँ बिल्कुल, ये बाजार कोई आम बाजार नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुद को एक कमोडिटी, एक वस्तु की तरह बेचने के लिए खड़ा है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उस वस्तु का कोई खरीदार ही नहीं है। दिन चढ़ता जा रहा है और काम मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। एकदम सही। ये वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जो इंसान को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार कर देता है। और बस इसी हताशा के बीच एंट्री होती है मिर्जा खुर्शीद की। मतलब एक बेहद रईस आदमी जो मजदूरों की इस भीड़ के पास आकर एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो पहली नजर में किसी अजीबोगरीब रियलिटी शो जैसा लगता है। हाँ, वो काम के बदले हर मजदूर को 6 आने रोज की मजदूरी देने का वादा करते हैं। लेकिन काम क्या है? कोई ईंट नहीं उठानी, कोई इमारत नहीं बनानी, काम है कबड्डी खेलना। मतलब हद है। अजीब है ना? बहुत अजीब है। आजकल के रियलिटी शोज में भी तो हम यही देखते हैं कि कैसे कैमरे के सामने पैसे वाले लोग जरूरतमंदों से कुछ भी अजीब और अपमानजनक टास्क करवाते हैं, महज व्यूज और अपने मनोरंजन के लिए। बिल्कुल, और मिर्जा का ये कदम भी कुछ ऐसा ही है। वो कोई दरियादिली न दिखा रहे हैं, वो असल में उन गरीबों की मजबूरी का एक तमाशा बना रहे हैं। तो इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है? क्योंकि कोई ऐसे ही तो पैसे नहीं लुटाएगा। देखिए, इस तमाशे के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा और स्याह है। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प पंक्ति आती है कि बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। ओ, मतलब पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है। हाँ, मिर्जा खुर्शीद का ये बर्ताव उसी सनक का नतीजा है। जब किसी व्यक्ति के पास अथाह पैसा आ जाता है और जीवन में कोई ठोस जमीनी संघर्ष या उद्देश्य नहीं बचता, तो एक भयानक खालीपन जन्म लेता है। और इस खालीपन को भरने के लिए उन्हें किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो उन्हें सत्ता या शक्ति का एहसास कराए। एकदम सटीक बात। इसीलिए मिर्जा ने शहर के बाहर बाकायदा एक बाड़ा बनवाया है। इस तमाशे को देखने के लिए 10 रुपए से लेकर 2 आने तक की टिकट बेचे जा रहे हैं। बाप रे! और पोस्टर भी तो लगे हैं कि भारत के बूढ़े आज कबड्डी खेलेंगे। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये गरीबी का, मानवीय गरिमा का बाजारीकरण है। मिर्जा इन लोगों की भूख को एक स्पेक्टेकल यानी तमाशे में बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तमाशे का सबसे डरावना हिस्सा वो है जहां बूढ़े और कमजोर मजदूर, जिनके शरीर में कोई ताकत नहीं बची है, वो महज 6 आने के लिए उछल कूद कर रहे हैं। हाँ, स्रोत में बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा है कि मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस पड़ी हो। सच में उन मजदूरों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि शहर के रईस उन पर हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि उनके लिए तो ये किसी उत्सव जैसा है। उन्हें बिना कोई भारी पत्थर उठाए केवल एक खेल के लिए पैसे जो मिल गए हैं। ये दिखाता है कि जब पेट की आग जल रही हो तो आत्मसम्मान और गरिमा जैसे भारी भरकम शब्द एकदम बेमानी हो जाते हैं। बिल्कुल, ये भूख की क्रूरता है। एक मजदूर के लिए गरिमा एक विलासिता है, एक लग्जरी है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और मिर्जा खुर्शीद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, वो ये भी जानते हैं कि मजदूर उनके इस खेल का हिस्सा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी भूख की मजबूरी से बने हैं। और यही वो बिंदु है जहां शारीरिक शोषण महज पसीना बहाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक संस्थागत रूप ले लेता है। खैर, अगर हम इस शारीरिक शोषण से थोड़ा ऊपर उठकर देखें
तो उसी मैदान के किनारे बने वीआईपी स्टैंड्स में एक बिल्कुल अलग ही तरह का खेल चल रहा है। हाँ, मैदान की धूल से दूर उन आरामदायक कुर्सियों पर शहर के कुलीन लोग बैठे हैं। खन्ना राय साहब, मिस्टर थंका, मिस मालती और मेहता। मतलब नीचे बूढ़े मजदूर शारीरिक रूप से एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं और ऊपर ये रईस मंडली मानसिक और आर्थिक कबड्डी खेल रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने। है ना? देखिए, खन्ना और राय साहब के बीच 7% और 9% ब्याज दरों पर बहस चल रही है। जायदादें नीलाम करने की बातें हो रही हैं। यहाँ स्रोत सामग्री दो अलग अलग युगों और व्यवस्थाओं के टकराव को बहुत ही सूक्ष्मता से पेश करती है। खन्ना और राय साहब के बीच की बातचीत महज पैसों का लेन देन नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये सामंतवाद और पूंजीवाद का आमना सामना है। राय साहब एक जमींदार हैं जो पुरानी सामंती व्यवस्था का प्रतीक हैं। उनके पास जमीन है, विरासत है, लेकिन नकदी यानी लिक्विडिटी की भारी कमी है। और वहीं खन्ना एक बैंकर है, वो नई पूंजीवादी व्यवस्था के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल। और खन्ना के लिए रिश्ते, भावनाएं या विरासत कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए सब कुछ ब्याज दर और मुनाफे पर टिका है। हाँ, मुझे याद है खन्ना का वो संवाद, रियासत आदमी की अक्ल चर जाती है। ये तो सीधे सीधे पुरानी व्यवस्था पर नई व्यवस्था का हमला है। एकदम सही पकड़ा आपने। खन्ना ये बता रहे हैं कि अब सत्ता जमीन में नहीं बल्कि पूंजी के प्रवाह में है। और खन्ना का ये रवैया पूरी तरह से निर्मम है। वो किसी भी तरह से राय साहब की जायदाद हड़पना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए, इसी वीआईपी स्टैंड में एक और किरदार है जो मुझे और भी ज्यादा विचार करने पर मजबूर करती है। आप मिस मालती की बात कर रही है ना? हाँ, बिल्कुल। जब मिस्टर तंखा उनसे चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो मालती कहती हैं कि वो चुनाव में 10-20 हजार रुपए बर्बाद नहीं करना चाहती। और इसके बाद वो जो दावा करती हैं वो वाकई चौंकाने वाला है। एकदम। वो कहती हैं कि वो गरीबों की बस्तियों में जाती हैं, दवाखाने में मुफ्त सेवा देती हैं और गरीब उन्हें देवी मानते हैं। देवी मानते हैं। तो अब यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर मालती सचमुच गरीबों की इतनी बड़ी हितैषी हैं, तो वो उसी वीआईपी स्टैंड में बैठकर उन मजदूरों के अपमान का तमाशा क्यों देख रही हैं? क्या ये उनका दोहरा मापदंड नहीं है? बिल्कुल है। इसे अक्सर एलीट फिलांथ्रोपी या कुलीन परोपकार कहा जाता है। मालती खुद को खन्ना या अन्य रईसों से नैतिक रूप से ऊपर मानती हैं, क्योंकि वो कभी कभार अपनी महंगी कार से उतरकर गरीबों का इलाज कर देती हैं। अच्छा, तो मतलब उनका परोपकार सिर्फ दिखावा है। दिखावा कह लीजिए या अपनी आत्मा को संतुष्ट करने का तरीका। लेकिन उनका यह परोपकार उस व्यवस्था को चुनौती बिल्कुल नहीं देता जो असल में गरीबी पैदा कर रही है। हाँ, वो उन बूढ़े मजदूरों की मजबूरी के मूल कारण यानी जो आर्थिक असमानता है उस सवाल नहीं उठाती। एकदम सही। मालती का वह परोपकार असल में उनके खुद के अहंकार को संतुष्ट करने का एक तरीका है। उन्हें लोगों की नजरों में देवी बने रहना पसंद है। अरे, अगर गरीबी और मजबूरी खत्म हो गई तो उन्हें देवी कौन मानेगा? यही तो बात है। इसलिए वो उस व्यवस्था का हिस्सा बनी रहती हैं, जहां वो एक हाथ से दया दिखा सकें और दूसरे हाथ से उसी व्यवस्था के विशेषाधिकारों का आनंद ले सकें। तो ये एक तरह की बहुत ही सुविधाजनक प्रगतिशीलता है, जहां आप सिस्टम को बदलना नहीं चाहते, बस उस सिस्टम के भीतर एक अच्छे इंसान की तरह दिखना चाहते हैं। बिल्कुल। खैर, इस बीच मैदान पर चल रहा खेल अपने चरम पर पहुंच जाता है। मेहता मैदान में अकेले बचे हैं और उनके सामने भारी भरकम शरीर वाले मिर्जा खुर्शीद हैं। हाँ, और मिर्जा पूरी ताकत के साथ मेहता की पीठ पर सवार हो जाते हैं। उनकी गर्दन दबा लेते हैं और कहते हैं कि जब तक मेहता हार मानकर ची नहीं बोलेंगे वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उफ, मेहता का चेहरा लाल हो चुका है। वे पसीने से तरबतर हैं लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, यहाँ जो शारीरिक संघर्ष हो रहा है वो महज एक खेल के नियम तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? ये दो पुरुषों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। मिर्जा अपने शरीर के भारीपन और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी सत्ता का प्रतीक है। और मेहता जो एक बुद्धिजीवी है, वो शारीरिक रूप से कमजोर पड़ते हुए भी अपनी बौद्धिक ऐंठ को नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल, वे हार स्वीकार करके अपनी कमजोरी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। और इस वर्चस्व की लड़ाई में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वीआईपी स्टैंड में बैठी मालती से ये सब देखा नहीं जाता। वो बेचैन हो जाती हैं। हाँ, वो बीच बचाव करने लगती हैं। कहती हैं कि मिर्जा खुर्शीद, ये फेयर नहीं है, ये खेल नहीं, अदावत है, मतलब दुश्मनी है। वो मिर्जा का हाथ पकड़कर उन्हें हटाने की कोशिश करती हैं। और मालती के इस दखल के ठीक बाद
मेहता, जिनकी गर्दन दबी हुई थी, जो लगभग हार चुके थे, अचानक एक झटके में उठ खड़े होते हैं। स्रोत कहता है कि मानो कोई भूकंप आ गया हो। मेहता मिर्जा को झटक देते हैं और अपनी टीम को चिता देते हैं। अब देखिए, ये अचानक आई ताकत कोई एथलेटिक चमत्कार तो बिल्कुल नहीं थी। तो मेहता को ये ऊर्जा आखिर मिली कहाँ से? मेहता को वो ऊर्जा अपनी शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि अपने आहत हुए पुरुष अहंकार से मिली। आहत हुआ अहंकार, मतलब मालती की वजह से? बिल्कुल। जब मालती ने बीच बचाव किया और उनके प्रति दया दिखाई, तो मेहता जैसे प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। ओह, मतलब एक पुरुष के रूप में वो एक महिला के सामने कमजोर दिखना कैसे बर्दाश्त कर सकता था? एकदम सही। मालती की उस सहानुभूति ने मेहता के भीतर ये डर पैदा कर दिया कि वो एक बेचारे या दया के पात्र के रूप में देखे जा रहे हैं। तो इसलिए मेहता ने मिर्जा को खेल जीतने के लिए नहीं पछाड़ा, उन्होंने मिर्जा को सिर्फ ये साबित करने के लिए पछाड़ा कि उन्हें किसी महिला की दया या सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और बाद में चाय की मेज पर मेहता खुद स्वीकार करते हैं कि महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। ये उनके भीतर गहराई तक बैठे उस पितृसत्तात्मक विचार को दर्शाता है, जहां पुरुष किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं दिखना चाहता। और मैं तो कहूंगी कि मेहता की इस मानसिकता का सबसे भद्दा और चौंकाने वाला रूप तो खेल के बाद ही सामने आता है। मैच खत्म हो गया है, मिर्जा और मेहता कुएं पर नहा रहे हैं, और वहीं गोबर, जो शुरू में काम ढूंढ रहा था, उनके लिए पानी खींच रहा है। हाँ, और नहाते नहाते मिर्जा बहुत ही आम लहजे में मेहता से पूछते हैं कि वो मिस मालती के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो एक अच्छी कंपेनियन यानी साथी बन सकती हैं? और इस सवाल पर मेहता का जो जवाब है वो समाज के तथाकथित आधुनिक और पढ़े लिखे पुरुषों का असली चेहरा बेनकाब कर देता है। बिल्कुल। मेहता कहते हैं कि मालती हसीन है, आज़ाद ख्याल हैं और उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। लेकिन जब बात पत्नी बनाने की आती है तो मेहता का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। वो साफ कहते हैं कि शादी आत्मसमर्पण है। उनके अनुसार पत्नी वो होनी चाहिए जो अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा दे और पति की छाया बन जाए। मतलब मेहता को ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर बहस करे। वो तो मिसेस खन्ना का उदाहरण देते हैं। हाँ, वही खन्ना जो स्टैंड्स में दूसरों को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। बिल्कुल। मेहता कहते हैं कि मिसेस खन्ना त्याग की मूर्ति हैं, क्योंकि भले ही उनके पति उनका सम्मान ना करें, उनकी वफादारी अडिग रहती है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब दोहरा मापदंड है। देखिए, अगर इस मानसिकता को आज के संदर्भ में समझना हो तो मान लीजिए किसी इंसान को वीकेंड पर दुनिया के सामने रौब झाड़ने और दोस्तों के बीच अपना रुतबा दिखाने के लिए एक चमचमाती हाई-टेक स्पोर्ट्स कार चाहिए। स्पोर्ट्स कार सही है। लेकिन जब बात रोजमर्रा की जिंदगी की आती है तो उसे एक ऐसी पारिवारिक गाड़ी की तलाश होती है जो चुपचाप गैराज में खड़ी रहे, जो कोई आवाज ना करे, जिसमें मेंटेनेंस ना हो और जो बिना किसी शिकायत के हर आदेश का पालन करे। मेहता का मालती और अपनी भविष्य की पत्नी को लेकर नजरिया बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कमाल की एनालॉजी दी आपने। और मैं तो इस एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। मेहता असल में एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें स्टीयरिंग व्हील ही ना हो, ताकि नियंत्रण हमेशा उन्हीं के हाथ में रहे। अरे वाह, स्टीयरिंग व्हील ही ना हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये एक बहुत ही गंभीर बिंदु है कि समाज में आदर्श स्त्री की परिभाषा आखिर गढ़ी किसने है। सदियों से ये परिभाषा पुरुषों ने अपनी सुविधा, अपने आराम और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ही तय की है। मेहता दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं, उन्होंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ा होगा, लेकिन जब बात जीवन साथी चुनने की आती है तो उनकी सारी प्रगतिशील सोच हवा में उड़ जाती है। एकदम। वे उसी दक्यानूसी पितृसत्ता का सहारा लेते हैं जहां स्त्री का अपना कोई वजूद नहीं होता। और यहाँ मालती की स्थिति भी बहुत विडंबनापूर्ण हो जाती है। वो कैसे? देखिए, मालती स्टैंड्स में बैठकर खुद को आजाद, शक्तिशाली और पुरुषों के बराबर समझ रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि जिस पुरुष यानी मेहता की जीत पर वो खुश हो रही थी, उसी पुरुष की नजरों में उनका मूल्यांकन केवल मनोरंजन के एक साधन के रूप में हो रहा है। उफ, ये तो बहुत ही अपमानजनक है। मेहता का साफ कहना है कि ऐसी औरतों के साथ वो महज मनोरंजन कर सकते हैं, ब्याह नहीं। को एक झटके में खारिज कर देते हैं। सही कहा। खैर, अब देखिए, जहां एक और इन पढ़े लिखे कुलीन वर्गों के बीच चुनाव, जायदाद, दर्शन, रिश्ते और अहंकार की ये सारी जटिल उलझनें चल रही हैं, हमारी कहानी अचानक वापस जमीन पर आ गिरती है। हाँ, वापस उसी गोबर के पास जिसके हाथ खाली थे। बिल्कुल। नहाने के बाद मिर्जा गोबर से पूछते हैं कि क्या वो काम करेगा। गोबर बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर देता है।
और मिर्जा उसे पौधों को सींचने के काम के लिए 15 रुपए महीने पर रख लेते हैं और रहने के लिए उसी बाड़े में एक छोटी सी कोठरी दे देते हैं। और पता है इन स्रोतों के आखिरी शब्द क्या है? वो ये है कि गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। गोबर का ये स्वर्ग मिलना पूरी कहानी का सबसे बड़ा और गहरा विरोधाभास है। इनमें कोई वास्तविक शांति नहीं है। कोई जायदाद हड़पने में लगा है, कोई अपना वर्चस्व साबित करने में, तो कोई अपने दोहरे मापदंडों के बोझ तले दबा है। मतलब इन लोगों ने अपने लिए खुद एक मानसिक नर्क गढ़ लिया है। एकदम सही। और दूसरी तरफ गोबर है, उसके जीवन में ना तो पूंजीवाद और सामंतवाद की कोई बहस है, न ही पितृसत्ता और स्त्रीवाद का कोई दार्शनिक द्वंद्व। उसकी लड़ाई तो बहुत ही बुनियादी है, भूख की लड़ाई, सर्वाइवल की लड़ाई। हाँ, और जब उसे 15 रुपए की पक्की नौकरी और सिर छुपाने के लिए एक छत मिल जाती है तो उसकी दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। ये दर्शाता है कि हमारी ज़रूरतें, हमारे खुशियों के पैमाने और यहाँ तक कि हमारे स्वर्ग की परिभाषा भी इस बात से तय होती है कि हम सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी पर कहाँ खड़े हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। तो अगर हम स्रोतों के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रख कर देखें तो असल में सामने क्या आता है? यही कि एक मामूली से कबड्डी के खेल ने एक पूरे समाज का एक्सरे निकाल कर रख दिया है। बिल्कुल। सबसे निचली परत पर वो मजदूर वर्ग है जिसकी भूख इतनी गहरी है कि वो अपनी गरिमा का तमाशा बनने देने के लिए भी मजबूर है। और उस परत के ठीक ऊपर वो अमीर और सत्ताधारी वर्ग है, बैंकर, जमींदार, रईस, जो अपनी सनक और ब्याज दरों के नशे में इतने चूर हैं कि उनके लिए इंसानी जिंदगी और भावनाएं महज कुछ आंकड़े या मनोरंजन का साधन है। और सबसे ऊपर की परत पर वो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो समाज सुधार, आज़ादी और दर्शन की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब अपनी निजी जिंदगी की बात आती है तो वे उन्हीं पुराने सड़े गले पितृसत्तात्मक नियमों को गले लगा लेते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये किसी भी वर्ग को बख्शती नहीं है। ये हर किरदार के भीतर छिपे पाखंड और अंतर्विरोध को बेपर्दा करती है। सच में। और ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं है, ये इंसानी फितरत का वो ढांचा है जो समय के साथ अपना रूप तो बदल लेता है, लेकिन उसकी बुनियाद बिल्कुल वही रहती है। और यही बात हमें उस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। वो क्या? देखिए, इन स्रोतों में जिस समाज, जिन रिश्तों और जिन मजबूरियों को इतनी बारीकी से उकेरा गया है, उसे सुनकर ये सोचना लाजमी है कि क्या आज के हमारे इस चमचमाते आधुनिक युग में सचमुच कुछ भी बुनियादी रूप से बदला है? बहुत बड़ा सवाल है। या फिर आज भी हम सब अपने अपने स्तर पर, अपने दफ्तरों में, अपने रिश्तों में किसी न किसी मिर्जा के बिछाए गए मैदान में महज चंद रुपयों, अपनी झूठी शान या अपने खोखले अहंकार को बचाने के लिए कोई ऐसी अदृश्य कबड्डी ही खेल रहे हैं जहां हर कोई किसी न किसी को पछाड़ने में लगा है? सोचिएगा जरूर। क्या हो अगर एक अच्छा, सच्चा और नैतिक इंसान होना ही किसी के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाए? ये तो काफी गहरा सवाल है ना? मतलब अक्सर माना जाता है कि सत्य और धर्म इंसान की रक्षा करते हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जाल की जिसके निर्माण में लोहे या कंक्रीट का नहीं बल्कि भूख, कर्ज, सामाजिक प्रतिष्ठा और सबसे विचलित करने वाली बात, खुद इंसान की अपनी नैतिकता का इस्तेमाल हुआ हो। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही अदृश्य चक्रव्यूह को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान के कुछ बेहद मार्मिक अंश हैं। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक गरीब किसान के जीवन में ये सब मिलकर एक ऐसा फंदा तैयार करते हैं जिससे बच निकलना लगभग असंभव हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है, क्योंकि जब हम इन अंशों का अध्ययन करते हैं ना, तो ये सिर्फ होरी, धनिया या उनके परिवार की कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं लगती। हाँ, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। असल में ये उस पूरी कृषि अर्थव्यवस्था, सामंती संरचना और मानवीय मनोविज्ञान का एक बेहद सूक्ष्म माइक्रोकॉस्म है, मतलब एक लघु रूप है। ये हमें देखने पर मजबूर करता है कि कैसे एक पूरा सिस्टम काम करता है, जहां इंसान की हर एक कमजोरी उसी के खिलाफ हथियार बन जाती है। एकदम सही। चाहे वो उसकी शारीरिक भूख हो या उसकी वैचारिक ईमानदारी, व्यवस्था उसे बख्शती नहीं है। इस चक्रव्यूह की शुरुआत जिस कठोर वास्तविकता से होती है ना, वो सीधे तौर पर इंसान की सबसे आदिम जरूरत पर वार करती है, यानी भूख। स्रोत हमें जेठ के महीने की उस भीषण गर्मी में ले जाता है जहां होरी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है।
घर में अनाज का एक दाना नहीं है। हाँ, और 5 पेट पालने हैं। मतलब ये बात कितनी विचलित करने वाली है कि जो परिवार खुद खेतों में अन्न उगाता है, जो दूसरों का पेट भरता है, वही आज भुखमरी की कगार पे खड़ा है। छोटी बच्ची सोना भूख से रो रही है, धनिया उधार मांगने जाती है तो बनिया उसे गालियां देकर भगा देता है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये केवल एक समय का भोजन न मिलने की बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये ढांचागत या सिस्टमिक भुखमरी है। जब स्रोत में धनिया की बेबसी का वर्णन आता है ना, कि निराहार कोई कै दिन रह सकता है, तो ये सिर्फ पेट की हाग नहीं है। हाँ, वो एक गहरी हताशा है। बिल्कुल, ये उस संपूर्ण संसाधनों की शून्यता को दर्शाता है जहां भविष्य की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं बची है। गांव का महाजन या बनिया सिर्फ इसलिए उधार नहीं रोक रहा क्योंकि होरी के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो इसके पीछे भी कोई रणनीति है? हाँ, ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति का हिस्सा होता है, जहां किसान को इतना तोड़ दिया जाए कि वो अपनी जमीन या अपना श्रम कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर हो जाए। बाप रे, ये सुनकर मुझे ना आज के आधुनिक ऋण चक्र याद आ गए। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में हो, आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका हो। हाँ हाँ, एकदम सही तुलना है। और कोई लोन देने को तैयार ना हो। जैसे आज के दौर में प्रेडेटरी पेडे लोन का चक्रव्यूह काम करता है, जहां व्यवस्था जानबूझकर ऐसी शर्तें तय करती है कि मूलधन कभी चुकाया ही ना जा सके और ऋणी हमेशा के लिए एक शोषित संपत्ति बनकर रह जाए। वही तो, होरी भी इसी तरह के एक ऐतिहासिक और सामाजिक पेडे लोन के जाल में फंसा है, जहां हर कोई उससे वसूली करना चाहता है लेकिन कोई मदद नहीं करना चाहता। लेकिन आपकी ये एनालॉजी उस आर्थिक शोषण को तो बखूबी समझाती है, पर गांव की वास्तविकता में एक और परत होती है। वो क्या? वो परत जो इसे पूरी तरह से कॉर्पोरेट या आधुनिक नहीं रहने देती, और वो है आपसी रिश्तों की जटिलता। क्योंकि जिस समय बनिया और पूरी व्यवस्था होरी को कुचलने के लिए तैयार है, ठीक उसी समय मदद एक ऐसी जगह से आती है जहां से उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओहो, पुन्नी का प्रवेश। होरी के भाई हीरा की पत्नी। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब से होरी का बेटा गोबर घर से भागा था, पुन्नी और धनिया के बीच भीषण दुश्मनी चल रही थी। हाँ, बोलचाल तक बंद थी उनकी। तानेबाजी तो रोज का काम था। लेकिन जैसे पुन्नी को पता चलता है कि धनिया के घर में चूल्हा नहीं जला है, वो 2 मन जौ और अरहर की दाल की एक बड़ी टोकरी लेके पहुंच जाती है। ये बहुत अजीब नहीं है? देखिए, पुन्नी के इस कदम को हमें किसी जादुई हृदय परिवर्तन या विशुद्ध दया की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर इसे कैसे समझें? ग्रामीण समाजशास्त्र में इसे रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता का सिद्धांत कहते हैं। पुन्नी खुद स्वीकार करती है कि जब उसका पति हीरा घर छोड़कर भाग गया था, तब होरी ने ही उसकी खेती संभाली थी। ओह, तो ये एक तरह का चुकाया हुआ एहसान है। बिल्कुल। गांव के पारिस्थितिकी तंत्र में, जहां बाहर से कोई सरकार या बीमा कंपनी मदद करने नहीं आती, वहां ये सामूहिक स्मृति ही जीवन रक्षक का काम करती है। पुण्य की मदद उसी पुराने ऋण का एक भावनात्मक भुगतान है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक क्षण पैदा करता है। धनिया, जो पूरे उपन्यास में एक अत्यंत कटुभाषी, विद्रोही और किसी के सामने न झुकने वाली महिला के रूप में चित्रित है, वो इस मदद के सामने पूरी तरह टूट जाती है। हाँ, वो एकदम निहत्थी हो जाती है। स्रोत के शब्द हैं, आज जीवन में पहली बार वो परास्त हुई। उसकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती आ जाते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि धनिया को साहूकार का जुल्म नहीं हरा सका, बल्कि एक दुश्मन की अप्रत्याशित संवेदना ने हरा दिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि मुसीबत के समय गांव के आपसी मनमुटाव कैसे गहरी मानवीय संवेदना में बदल जाते हैं। ये धनिया की इंसानियत का सबसे प्रामाणिक क्षण है। वो अन्याय के खिलाफ चट्टान तो बन सकती है, हाँ, लेकिन जब बात बच्चों के भूख मिटाने की आती है, और वो भी एक दुश्मन के हाथों, तो उसका सारा अहंकार खत्म हो जाता है। सही बात है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मानवीय संवेदनाओं का यह खूबसूरत क्षण केवल एक अस्थायी मरहम है। ये उस बड़े आर्थिक इंजन को नहीं रोक सकता जो किसान को पीसने के लिए लगातार चल रहा है। और वो बड़ा इंजन है प्रकृति और व्यवस्था का गठजोड़। कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो सावन का महीना आता है लेकिन सूखा पड़ जाता है। गन्ने की फसल, जो उनकी नकदी फसल है, वो धूप में जलने लगती है। कुआं में पानी सूख जाता है। और फिर जब भादों में बारिश आती है तो इतनी भयंकर होती है कि पूरी फसल ही डूब जाती है। मतलब प्रकृति तो जैसे उनके पीछे ही पड़ गई है। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मौसम सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होता, वो जीवन और मृत्यु का निर्धारक होता है। हाँ बिल्कुल। किसान खुश होता है कि बाढ़ से चलो जानवरों के चारे का तो इंतजाम हो गया, लेकिन जो ऊख उनकी सारी उम्मीदों का केंद्र थी,
जिससे उन्हें लगान और कर चुकाना था वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। मतलब सूखा झेला, बाढ़ झेली, प्रकृति ने तो कमर तोड़ ही दी, लेकिन कहानी में असली वार तो समाज की तरफ से आता है ना? बिल्कुल। आखिर मौसम की अनिश्चितता से ज्यादा भयानक एक इंसान का आपके आंगन में आके खड़ा होना कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रकृति की मार में कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं होती, वो तो एक सामूहिक आपदा है, सब पर आई है। हाँ, बारिश किसी एक को चुनकर तो नहीं डुबाती। एकदम सही। लेकिन जब समाज या व्यवस्था का कोई प्रतिनिधि सामने आता है तो वो एक सोची समझी संरचनात्मक हिंसा यानी स्ट्रक्चरल वायलेंस लेकर आता है। और इस कहानी में उस हिंसा का चेहरा बनकर आता है भोला, जो अपने गाय के पैसों की वसूली के लिए होरी के घर धमकता है। होरी गिड़गिड़ाता है, अपनी गरीबी का वास्ता देता है, लेकिन भोला निर्मम बना रहता है और सीधा अल्टीमेटम देता है कि वो होरी के दोनों बैल खोल ले जाएगा। ये बहुत ही खौफनाक सजा है होरी के लिए। वही तो, ये सजा इतनी भयानक क्यों है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें बैलों के आर्थिक मूल्य को समझना होगा। उस दौर के किसान के लिए बैल केवल जानवर नहीं थे, वे उनकी कैपिटल या पूंजी थे, उनकी मशीनरी थे, उनके हाथ पैर थे एक तरह से। बिल्कुल। बैलों के बिना एक किसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। बैलों का छिन जाना किसान को सीधे जमीन के मालिक से एक भूमिहीन मजदूर या भिखारी बना देता है। हाँ, भिखारी की श्रेणी में धकेल देता है। मृत्युदंड के समान है ये। बाप रे। और मैं ये भी जोड़ूंगा कि भोला का ये क्रोध सिर्फ उन पैसों के लिए नहीं है, इसके पीछे एक गहरी सामाजिक ठेस है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भोला की असली समस्या पैसे है ही नहीं, असली मुद्दा है झुनिया। हाँ, झुनिया, भोला की विधवा बेटी, जिसे होरी के बेटे गोबर ने भगाकर अपने घर में रखा है। गोबर तो भाग गया, लेकिन होरी और धनिया ने उसे शरण दी। भोला प्रस्ताव रखता है कि या तो होरी झुनिया को घर से निकाल दे या फिर अपने बैल दे दे। ये बहुत ही क्रूर शर्त है। भोला अपनी उस झूठी शान को वापस पाने के लिए इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी ही बेटी को सड़क पर आते देखने में न्याय नजर आता है। और यहीं पर धनिया का बगावती रूप सामने आता है। धनिया पत्थर की लकीर खींचते हुए कहती है कि झुनिया उनके घर की इज्जत है और वे उसे नहीं निकालेंगे। जो बात तुम चाहते हो वो ना होगी, 100 जन्म ना होगी। धनिया का ये कदम उस पितृसत्तात्मक ढांचे को सीधी चुनौती है। ये महिला एकजुटता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन झुनिया खुद को इस विपत्ति का कारण मानकर घर छोड़कर जाने लगती है। वो सोचती है कि कहीं जाकर डूब मरेगी, लेकिन धनिया दौड़कर उसे पकड़ लेती है। स्रोत में यहाँ लिखा है कि धनिया हिंसा भरे स्नेह से बोलती है। हिंसा भरे स्नेह, प्रेमचंद जी के लेखने की क्या गहराई है। मुझे ये भावना बहुत जटिल लगी। मतलब धनिया झुनिया को कोसती भी है कि उसी के वजह से मुसीबत आई, लेकिन उसी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व, अपने बैल लुटाने को तैयार है। ये शोषित वर्ग की महिलाओं का यथार्थवादी रक्षा तंत्र है। धनिया का गुस्सा हालात पे है, व्यवस्था पे है, लेकिन उसका मातृत्व उस गुस्से से कहीं बड़ा है। वो एक विशुद्ध मानवीय रक्षक बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद भोला बैल खोल लेता है और कथा अपने चरम की ओर बढ़ती है। गांव के लोग जैसे दातादीन, पटेश्वरी, बंशी वहां पहुंच जाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। बंशी तो भोला को धक्का भी दे देता है। हाँ, और भोला गिर पड़ता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि होरी के बैल बच जाएंगे। मैं तो हैरान थी कि जब पूरा गांव होरी के साथ है और वो आसानी से कह सकता था कि भोला जबरदस्ती कर रहा है, तो फिर होरी ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इस सब का असल मतलब क्या है? देखिए, दातादीन और पटेश्वरी कोई होरी के शुभचिंतक नहीं है। ये वही लोग हैं जो साल भर उसका शोषण करते हैं। तो फिर वो भोला को क्यों रोक रहे हैं? सत्ता और वर्चस्व की राजनीति। उनके लिए होरी उनका शिकार है। उनका तर्क है कि कोई दूसरे गांव का आदमी उनके इलाके में आकर कैसे अपनी चला सकता है। ये उनकी अपनी चौधरहाट का सवाल है। अच्छा, तो ये कोई परोपकार नहीं है? बिल्कुल नहीं। और तभी होरी भागता हुआ आता है। दातादीन भोला से पूछता है कि क्या होरी ने बैल जबरदस्ती खोलने दिए, और होरी सच्चाई बयान कर देता है। वो कहता है कि भोला ने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उसने खुद अपने धर्म के कारण बैल दिए हैं। हाँ। मतलब या तो झुनिया को निकालो या बैल दो। तो उसने बैल देना चुना। उसने अपनी बर्बादी पर खुद दस्तखत कर दिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसे हेजेमनी या वैचारिक आधिपत्य कहते हैं। व्यवस्था शोषित के दिमाग में धर्म और ईमानदारी के नियम इतनी गहराई तक बिठा देती है कि इंसान खुद अपने विचारों का कैदी बन जाता है। और होरी का यही आदर्शवाद उसके लिए फांसी का फंदा बन जाता है। बिल्कुल।
गांव वाले होरी की सच्चाई और उनके हिसाब से बेवकूफ़ी को देखकर पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं, जब तुमने ही धर्म पर छोड़ दिया तो हम क्या करें? और भोला विजयी होकर बैल ले जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या आदर्शवाद सिर्फ अमीरों के लिए एक लग्जरी है? गरीब आदमी अगर इन आदर्शों पर चले तो व्यवस्था उसे निगल जाती है। इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समेटें तो ये कहानी सिखाती है कि कैसे गरीबी में इंसान हर तरफ से पिसता है, प्रकृति से, साहूकार से, सामाजिक नियमों से और कभी-कभी खुद अपनी नैतिकता से। बिल्कुल सही। और ये आज के जीवन से भी कितना जुड़ता है? हाँ, आधुनिक समाज में भी ऐसे चक्रव्यूह हैं जहां अगर शोषित वर्ग नियमों का पूरी तरह पालन करे तो व्यवस्था उसी को कुचल देती है। एकदम। अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। होरी ने अपने धर्म को बचाकर अपनी आजीविका खो दी, लेकिन क्या एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हम कभी भी नैतिक कह सकते हैं जो एक भले इंसान को सच बोलने की इतनी भयानक सजा देती हो? क्या पूर्ण सत्यवादी होना खुद अपने ही विनाश में भागीदार बनना है? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहता हूँ। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जो किसी भी महफिल की जान है, जो जब कमरे में आती है तो सबकी नजरें बस उसी पर टिक जाती हैं, है ना? बिल्कुल, एकदम सटीक। मतलब बाहर से वो आपको बिल्कुल एक खूबसूरत और बेफिक्र तितली की तरह दिखेगी, जैसे उसके जीवन में कोई दुख या तनाव है ही नहीं। वो हमेशा हंसती चहकती रहती है। हाँ, एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन जब वो अपने घर लौटती है तो उस पे एक लकवाग्रस्त पिता, एक चिड़चिड़ी बहन और पहाड़ जैसे कर्ज का भारी बोझ टूट पड़ता है। वो फिर भी हंसती है, लेकिन खुशी से नहीं, बल्कि इसलिए ताकि दुनिया उसकी मजबूरी का तमाशा न बनाए। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास एक ऐसा कमाल का साहित्यिक अंश है जो इंसानी फितरत का मानो एक एक्सरे निकाल के रख देता है। स्रोत है। इस साहित्य की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ सतह पर होने वाली घटनाओं का विवरण नहीं देता। मतलब ये उन घटनाओं के पीछे काम कर रहे मनोवैज्ञानिक तंत्र, पूरे माइंडसेट को खोल के रख देता है। अच्छा। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में जो दोहरे मापदंड हैं वो सिर्फ हवा में नहीं बने हैं, उनके पीछे एक पूरा ढांचा है। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे किसी व्यक्ति की बाहरी चमक अक्सर उसके गहरे आंतरिक संघर्षों का एक मैकेनिज्म होती है, और कैसे स्त्री अधिकारों पर सदियों पुरानी जो बहस इस स्रोत में दिखाई गई है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। और यही वजह है कि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो ये किसी पुरानी धूल भरी किताब का हिस्सा नहीं लगा। ये तो आज के दौर के, वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम बनाम असल जिंदगी वाले सच का एक बहुत ही सटीक वर्जन है। बिल्कुल, वो फिल्टर वाली जिंदगी। हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। हमारी इस चर्चा के केंद्र में जो किरदार है, मालती। स्रोत में मालती के चरित्र को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। उसे कहा गया है, बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी। ये बहुत ही पावरफुल मेटाफर है ना? हम ये तो समझ गए कि वो बाहर से तितली की तरह चहकती है, लेकिन ये भीतर से मधुमक्खी होने का असली मतलब क्या है? मतलब उसका असल जीवन कैसा है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें मालती की पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। मालती का जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। वो एक झटके में पूरी तरह से पलट गया था। अगर हम उसके पिता के अतीत को देखें तो वो कभी बड़े जमींदारों और रईसों के दलाल हुआ करते थे। दलाल मतलब कोई छोटा मोटा काम? अरे नहीं, यहाँ दलाल शब्द का मतलब कोई छोटा मोटा एजेंट नहीं है। वे राजा महाराजाओं के बड़े बड़े सौदे कराते थे। अच्छा। हाँ, शादियां तय कराते थे और बीच में भारी कमीशन कमाते थे। ये एक ऐसी जिंदगी थी जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी, खूब विलासिता थी। लेकिन, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, इस जीवन शैली की कोई ठोस बुनियाद नहीं थी। मतलब कोई रेगुलर इनकम नहीं थी? बिल्कुल, आय बहुत अनियमित थी और खर्चे बिल्कुल बेलगाम थे। समझ गया। कोई बंधी हुई सैलरी या सुरक्षित भविष्य नहीं था। बस जब कोई बड़ा सौदा हुआ तो खूब सारा पैसा आ गया और उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ गए। एकदम सही। और फिर वो दिन आता है जब ये पूरी ताश के पत्तों की तरह बनी इमारत ढह जाती है।
इंग्लैंड के एक दौरे पर मालती के पिता को फालिज मार जाता है। फालेज मतलब स्ट्रोक। हाँ, उन्हें गंभीर स्ट्रोक आ जाता है और इस स्ट्रोक की वजह से उनकी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। बाप रे। अब आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी आजीविका ही उसकी बातों, उसके सौदों और उसकी नेटवर्किंग पर टिकी थी, उसकी आवाज छिन जाने का मतलब है कि कमाई का इकलौता जरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाना। ये तो एक बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब एक दिन आप राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं और अगले ही दिन आपकी आय शून्य हो गई। तो फिर इस पूरी स्थिति को कौन संभालता है? यहीं से सारा बोझ मालती के कंधों पर आता है। अब वो उस पुरानी शानो शौकत के बचे हुए ढांचे को, पिता की महंगी शराब की लत को और अपनी बहनों की पढ़ाई के खर्च को अकेले ढो रही है। बाप रे। और उसकी आमदनी कितनी है? उसकी अपनी कमाई सिर्फ 400-500 रुपए है, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हैं कि परिवार ने एक महाजन से हजारों रुपए का कर्ज लिया हुआ है और वो कर्ज भी ब्याज के साथ बढ़कर 25,000 से भी ऊपर जा चुका है। क्या बात कर रही हैं? 25,000 का कर्ज, वो भी उस दौर में जब 400-500 रुपए की आमदनी हो। ये गणित तो सीधा सीधा डराने वाला है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आज के उस हसल कल्चर वाले इंसान जैसा है जो दुनिया के सामने सफल और खुश दिखता है, लेकिन अंदर से ईएमआई और पारिवारिक तनाव के बोझ तले दबा है। वो तो कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसी है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और क्या परिवार के बाकी लोग उसकी कोई मदद नहीं करते? यही तो इस स्थिति की सबसे बड़ी त्रासदी है। घर के अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। अच्छा। हाँ, मालती की एक मंजली बहन है सरोज, जो बीए की छात्रा है। उसका स्वभाव इस पूरी स्थिति और तनाव की वजह से बहुत विद्रोही और चिड़चिड़ा हो गया है। लाजमी है। और दूसरी तरफ मालती की माँ इस पूरे संकट में कोई व्यवहारिक कदम उठाने के बजाय खुद को साक्षात देवी मान बैठी हैं। देवी मतलब क्या पूजा पाठ करने लगी हैं? वे एक तरह के मार्टियर सिंड्रोम या शहादत की भावना से ग्रस्त हैं। इसलिए मालती घर की कार्यप्रणाली में कोई बड़ा बदलाव भी नहीं कर सकती। उसे बस चुपचाप पैसे लाकर देते रहना है। अब मुझे वो मधुमक्खी वाली बात पूरी तरह समझ आ रही है। मालती उस मधुमक्खी की तरह है जो लगातार बिना रुके बस मेहनत कर रही है ताकि अपने परिवार के छत्ते को किसी तरह बिखरने से बचा सके। बिल्कुल सही तुलना है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, मतलब अगर वो अंदर से इतनी टूटी हुई है, इतने दबाव में है, तो वो बाहर दुनिया के सामने हमेशा हंसती चहकती क्यों रहती है? वो अपनी परेशानी किसी से साझा क्यों नहीं करती? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मालती की ये हंसी कोई खुशी का प्रतीक नहीं है। ये दरअसल उसकी मजबूरी को छिपाने की एक बहुत ही मजबूत ढाल है। ढाल? हाँ, समाज का नजरिया यहाँ बहुत क्रूर होता है। जब कोई महिला घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए बाहर की दुनिया में उतरती है, तो समाज उसे एक अलग ही पैमाने पर मापता है। अगर मालती अपनी परेशानियां, अपना दुख और अपनी कमजोरी दुनिया को दिखाएगी, तो समाज उसकी मदद करने के बजाय उसे कमजोर मानेगा या शायद उस पर तरस खाकर उसे और भी नीचा दिखाएगा। हाँ, और शायद उसकी सफलता पर भी सवाल उठाए जाएंगे। लोग कहेंगे कि देखो, औरत है ना, इसलिए संभाल नहीं पा रही। एकदम सटीक बात कही आपने। इसलिए उसे समाज के सामने उस तितली का मुखौटा पहनना पड़ता है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी लाइन है जो स्पष्ट करती है कि मालती इसलिए हंसती है क्योंकि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। वो हंसी एक तरह से खुद को ये भ्रम देने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है। यार, ये तो बहुत ही दुखद है। और ये मुखौटा सिर्फ मालती की कोई निजी समस्या नहीं है। समाज असल में महिलाओं से इसी आदर्श मुखौटे की उम्मीद करता है। बिल्कुल। और ये उम्मीद कितनी गहरी और कितनी संस्थागत है, ये हमें स्रोत के अगले हिस्से में समझ आता है, जब हम मालती के निजी जीवन से निकलकर सीधे समाज के मंच पर पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं विमेन्स लीग के उस बड़े समारोह के, है ना? हाँ, ये दृश्य कहानी का एक बहुत ही बड़ा वैचारिक मोड़ है। विमेन्स लीग की एक बहुत बड़ी सभा चल रही है। शहर की संभ्रांत शिक्षित महिलाएं वहां मौजूद हैं। सभी रेशम और महंगे गहनों से लदी हुई हैं, मानो किसी बड़ी बारात या उत्सव में आई हो। अच्छा, पूरा इवेंट चल रहा है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं के इस इतने बड़े संगठन में जो इकलौता वक्ता भाषण देने के लिए मंच पर आता है, वो एक पुरुष है, डॉक्टर मेहता। मतलब यही अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। महिलाओं की सभा है, महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है और दिशा निर्देश देने के लिए एक पुरुष को बुलाया गया है। विडंबना देखिए।
तो डॉक्टर मेहता वहां मंच से ऐसा क्या कहते हैं जिससे इतनी बड़ी बहस खड़ी हो जाती है? तो देखिए, डॉक्टर मेहता एक दार्शनिक हैं और उनका भाषण बहुत ही आदर्शवादी है। वे अपना तर्क इस आधार पर रखते हैं कि महिलाएं स्वभाव से ही पुरुषों से बहुत श्रेष्ठ हैं। वे महिलाओं को त्याग, प्रेम और श्रद्धा की साक्षात देवी मानते हैं। मेहता का कहना है कि अगर हम इतिहास को देखें तो पुरुष हमेशा से हिंसक रहा है, कलह करने वाला रहा है। पुरुषों ने सिर्फ विनाश किया है, युद्ध किए हैं, खून की नदियां बहाई हैं और बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट किए हैं। सच कहूं तो अगर इसे सिर्फ सतह पर देखा जाए तो मेहता की बात कुछ हद तक एक तारीफ की तरह लग सकती है। वो कैसे? मतलब अगर पुरुष सच में विनाशकारी हैं और महिलाएं शांति और प्रेम के प्रतीक हैं, तो वो तो महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे हैं ना। तो इसमें समस्या क्या है? आहा, यही तो वो जाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मेहता इसी आधार पर अपना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अच्छा। वे पूछते हैं कि जब महिलाएं पहले से ही सृष्टि और पालन के देव मंदिर में इतनी ऊंची जगह पर बैठी हैं, तो वे वहां से उतरकर पुरुषों के इस दानव क्षेत्र में, यानी राजनीति, संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई में क्यों आना चाहती हैं? और इस बात को पुख्ता करने के लिए ना मेहता एक बहुत ही चालाक काव्यात्मक उदाहरण देते हैं, हंस और बाज का तर्क। हंस और बाज का तर्क, वो क्या है? मेहता कहते हैं कि पुरुष बाज की तरह है जिसका काम ही शिकार करना है। महिला हंस की तरह है जो शांति से मानसरोवर में तैरती हैं। वे सभा में बैठी महिलाओं से पूछते हैं कि क्या बाज को शिकार करते देखकर हंस को भी अपनी शांति छोड़कर चिड़ियों का शिकार करना शुरू कर देना चाहिए? उनका तर्क है कि अगर हंस ऐसा करेगा तो बाज तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अपना हंस होने का जो पवित्र स्वरूप है वो भी खो देगा। उनका सीधा इशारा ये है कि महिलाओं को अधिकारों की मांग करके पुरुषों के इस विनाशकारी दुनिया की नकल नहीं करनी चाहिए। रुकिए, अब मुझे इसका पूरा खेल समझ आ रहा है। ये कोई तारीफ नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो किसी को नियंत्रण में रखने का सबसे चालाक तरीका है। मतलब त्याग की देवी कहना असल में महिलाओं को समानता के अधिकारों से दूर रखने का एक अदृश्य पिंजरा है। एकदम सही पकड़े आप। मेरा मतलब है, अगर आप किसी को देवी मान लेते हैं तो एक देवी को तो सिर्फ दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए ना। देवी को वोट देने का अधिकार थोड़ी चाहिए होता है। देवी को तो भूख भी नहीं लगनी चाहिए, उसे अपनी कोई जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक ऐसे ऊंचे चबूतरे पर बैठा दिया गया है जहां से वे अपने बुनियादी हकों के लिए आवाज उठाना ही स्वार्थ मान लें। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका, और यही मेहता के तर्क का सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसकी तरफ स्रोत इशारा करता है। मेहता सैद्धांतिक रूप से अधिकारों को विनाशकारी और कर्तव्यों को सृजनात्मक बताते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आदर्शों की ये हवाई दुनिया असल जिंदगी की जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। जब मेहता अधिकारों को नकारते हैं तो वो इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि बिना अधिकारों के केवल कर्तव्यों के बोझ तले महिलाओं की क्या दुर्दशा होती है। मालती की अपनी माँ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। वो भी तो इसी देवी वाले आदर्श को मानकर एक शराबी पति का अत्याचार सह रही हैं और पूरे परिवार को संकट में झोंक दिया है। सही कहा। और मेहता इसी बात को नहीं देख पा रहे हैं। इसी वजह से जब मेहता मन से कहते हैं कि महिलाओं को विद्या और बाहरी दुनिया की शक्ति की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां बैठी युवा पीढ़ी का धैर्य जवाब दे जाता है। अच्छा, और हंगामा हो जाता है। हाँ, मालती की बहन सरोज और उसके साथ बैठी अन्य युवतियां अचानक भड़क उठती हैं। तो वे वहां मंच के सामने क्या प्रतिक्रिया देती हैं? वे चुपचाप ये सब नहीं सुन सकती। वे स्पष्ट कर देती हैं कि उन्हें ये खोखला सम्मान नहीं चाहिए, उन्हें राजनीतिक और सामाजिक अधिकार चाहिए। यार, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। मेहता मंच से आदर्शों की बात कर रहे हैं और अचानक पीछे से क्रांति शुरू हो गई है। मेहता इस विद्रोह का कैसे सामना करते हैं? मेहता इन नारों को सुनकर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। वे वोट और इन नए अधिकारों को मरीचिका, यानी एक ऐसा भ्रम बताते हैं जो दूर से पानी लगता है लेकिन असल में सिर्फ रेत है। और फिर वे पश्चिमी देशों की महिलाओं का उदाहरण देते हुए एक बड़ा डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी महिलाओं ने इन अधिकारों की अंधी दौड़ में अपनी लज्जा, अपनी गरिमा और गृहस्थी का सबसे बड़ा आदर्श खो दिया है। वे कहते हैं कि पश्चिम में नारी अब घर की स्वामिनी के पद से गिरकर महज एक विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिमी सभ्यता हमारी संस्कृति को नष्ट कर देगी। ये तर्क तो आज भी कितनी ही बार सुनने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे यकीन है कि सरोज ने इस बात को यूं ही जाने नहीं दिया होगा। उसने क्या कहा? सरोज ने मेहता के इस पूरे तर्क को जड़ से ही उखाड़ फेंका।
वो सीधे तौर पर कहती है कि महिलाएं अब पुरुषों से ये सलाह नहीं मांगती कि उन्हें क्या करना चाहिए। सरोज का तर्क बहुत ही तार्किक और अचूक है। वो कहती है कि अगर पुरुष अपने बारे में स्वतंत्र हैं, तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। और उसने एक ऐसी बात कही जो उस दौर के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी थी। उसने कहा कि विवाह अब कोई पेशा या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये केवल दो लोगों के बीच प्रेम के आधार पर होना चाहिए। अरे वाह, सरोज का ये जवाब तो आज के दौर के एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट जैसा है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक आदमी को चुप नहीं करा रही है, वो सदियों पुरानी उस पूरी कंडीशनिंग को खारिज कर रही है जहां औरत की जिंदगी के फैसले हमेशा आदमी लेता था। ये कहना कि विवाह कोई पेशा नहीं है, ये कितनी गहरी बात है। क्योंकि अगर आप सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी से बंधे हैं तो वो एक सौदा हुआ, साझेदारी नहीं। सही कहा। सरोज साफ कह रही है कि हमें आपका ये देवी वाला टैग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक इंसान के रूप में बराबरी चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां हमें दो अलग अलग युगों की सोच का सीधा टकराव देखने को मिलता है। डॉक्टर मेहता के लिए महिलाओं की आजादी का मतलब है समाज का नैतिक पतन और घर परिवार का टूटना। लेकिन सरोज और नई पीढ़ी के लिए आजादी का मतलब है अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार, अपने फैसले खुद लेने की ताकत, यहाँ तक कि विवाह ना करने का विकल्प चुनने की भी आजादी। ये समाज में आ रहे एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का सटीक चित्रण है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। मंच पर तो ये बहुत ही शानदार दार्शनिक और वैचारिक बहस चल रही है, पर जब भाषण खत्म होता है और ये बड़े बड़े सिद्धांत बगाड़ने वाले लोग असल जिंदगी के मानवीय रिश्तों में लौटते हैं, तब क्या होता है? क्या मेहता असल जिंदगी में भी उसी प्रेम और क्षमा की देवी की कद्र करते हैं जिसकी वो मंच पर इतनी वकालत कर रहे थे? इस सवाल का जवाब हमें स्रोत के अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मिलता है। मंच की बड़ी बड़ी बातें पीछे छूट जाती हैं और दृश्य बदलता है। हम एक कार के सफर पर आते हैं। कार का सफर? हाँ, सार्वजनिक मंच से निकलकर अब हम एक बंद कार के निजी और घुटन भरे माहौल में हैं। यह हिस्सा सार्वजनिक आदर्श बनाम निजी वास्तविकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो उस कार में कौन कौन है और वहां क्या होता है? उस कार में मेहता और मालती एक साथ हैं। लेकिन इस बातचीत के संदर्भ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक है। भाषण के ठीक बाद धन्ना नाम का एक धनी और प्रभावशाली पात्र मालती को खुश करने की कोशिश कर रहा था। खन्ना असल में अपनी पत्नी गोविंदी के साथ बहुत क्रूर और निर्दयी व्यवहार करता है। और गोविंदी एक ऐसी महिला है जो मेहता के आदर्शों के बिल्कुल करीब है, चुपचाप सब कुछ सहने वाली। जब खन्ना मालती के इर्द गिर्द घूमता है तो गोविंदी वहां अपमानित महसूस करती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। मालती खुद खन्ना के इस बर्ताव से चिड़ी हुई है और उसे झड़क देती है। तो इसमें तो स्पष्ट है कि गलती खन्ना की है। वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता और दूसरी औरतों के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब मालती और मेहता कार में अकेले होते हैं तो मेहता इस पूरी स्थिति का दोष खन्ना पर नहीं बल्कि मालती पर मढ़ देते हैं। क्या मेहता मालती पर क्यों दोष लगा रहे हैं? मेहता इशारों में मालती पर आरोप लगाते हैं कि वो खन्ना को हवा दे रही है, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मेहता का मानना है कि खन्ना और गोविंदी के बीच जो भी दूरियां आई हैं उसके पीछे मालती का हाथ है। बाप रे। सोचिए, जो मेहता मंच पर प्रेम, क्षमा और श्रद्धा की बातें कर रहा था, वो निजी जीवन में एक महिला के चरित्र पर इतनी आसानी से संदेह कर बैठता है और उसे घर तोड़ने वाली के रूप में चित्रित कर देता है। ये तो सरासर अन्याय है। मतलब जो दार्शनिक इंसानियत और त्याग की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो एक महिला को उसकी अपनी कोई गलती न होने पर भी दोषी ठहरा रहा है। मालती की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है? वो तो वैसे ही अपनी जिंदगी के इतने बड़े संघर्ष झेल रही है। मालती इस बेबुनियाद आरोप से अंदर तक हिल जाती है। वो मेहता से कहती है कि वो तो खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मालती पूछती है कि क्या उसने सारी दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है। उसे गहरा आघात लगता है कि मेहता जैसा बौद्धिक व्यक्ति, जिसे वो शायद सम्मान की नजर से देखती थी, वो उसे इतना नीचा समझता है। ये सच में दिल तोड़ने वाला क्षण है। जो तितली दुनिया के सामने इतनी मजबूत दिख रही थी, वो इस एक घटना से पूरी तरह टूट जाती है। हाँ, मालती खुद को इतना अपमानित महसूस करती है कि कार के घर पहुंचते ही वो मेहता को बिना दावत दिए, बिना हाथ मिलाए, बस वहीं बाहर छोड़कर अंदर चली जाती है। स्रोत में ये बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा गया है कि उस वक्त मालती सिर्फ एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी।
ये पूरा घटनाक्रम उस एक बिंदु को साबित करता है जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। मेहता बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न हो सकते हैं, उन्होंने ढेरों किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन व्यावहारिक मानवीय रिश्तों और भावनाओं को समझने में वे पूरी तरह विफल साबित होते हैं। बिल्कुल। वे खन्ना की प्रत्यक्ष क्रूरता को देखकर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और मालती, जो पहले से ही अपने परिवार के भारी बोझ तले दबकर घुट रही है, उसी पर सारा दोष डाल देते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान और इंसानियत के बीच जो एक बहुत गहरी खाई है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमें दिखाता है कि कोई भी विचार या सिद्धांत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें सामने वाले के असल जीवन के संघर्षों को समझने की समानुभूति यानी एम्पैथी न हो। मालती का बाहरी दिखावा और मेहता के ऊंचे आदर्श दोनों ही असल जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों के सामने आकर खोखले साबित हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी के धागों को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंसान का बाहरी आवरण कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। अधिकार और कर्तव्यों की जो लड़ाई है, वो कोई ब्लैक एंड व्हाइट मुद्दा नहीं है जिसे मंच से दिए गए किसी एक भाषण से सुलझाया जा सके। बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई हमेशा उन ग्रे एरियाज में चलती है जहां रोजमर्रा की मजबूरियां और इंसान का आत्मसम्मान आपस में टकराते हैं। और शायद जानकारी के इस तेज युग में हम सबके लिए यही सबसे बड़ा सबक है। आज जब हम सोशल मीडिया पर किसी के परफेक्ट जीवन की तस्वीरें देखते हैं या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के बड़े बड़े विचार सुनते हैं, तो हमें उन्हें आंख मूंद कर सच नहीं मान लेना चाहिए। सही बात है। उस मुखौटे के पीछे की सच्चाई, उस व्यक्ति के वास्तविक जीवन के संघर्ष और उन विचारों के जमीनी परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात। इस गहन चर्चा ने वाकई सोचने के कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। हम अक्सर चीजों को बस सतह पर देखकर अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन जब गहराई में उतरते हैं तो असल तस्वीर हमेशा कुछ और ही निकलती है। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जब समाज महिलाओं को त्याग की देवी का तमगा देता है, तो क्या वो सच में उनका सम्मान कर रहा होता है, या फिर ये उन्हें बिना कोई शिकायत किए उम्र भर दूसरों का बोझ उठाने के लिए तैयार करने का एक बेहद मीठा और अदृश्य पिंजरा है।